कॉलर नागो असोवे अनेक अंगों मंच पर विराजमान गेस्ट नौशाद उस्मान जी, कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे जो एडवोकेट जो अभी अभी हमको गाइड करके गए, आवाज़ टीवी के डायरेक्टर अमन कामरे जी, और भी जो हमारे गेस्ट जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट से थे, संघ एम्बस के ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स। आज ये डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फुले जयंती का राष्ट्रीय आयोजन है। हम लोग सब इस राष्ट्रीय आयोजन में इकट्ठा हुए हैं। वेदर के अनसर्टिनिटीज की वजह से हमको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस हुई, उसके बावजूद आप लोग खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ मुझे अपनी कुछ बातों को आप लोगों के बीच में बोलकर इस आयोजन को जो है आखिरी कंक्लूडिंग जो है वो दिशा देनी चाहिए। ये आयोजन की परंपरा 2007 से हमने कंटिन्यूसली स्टार्ट की। डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फुले जयंती का जो राष्ट्रीय आयोजन है 2007 से कंटिन्यूसली हम इसको कर रहे हैं। 2018 में इसका आयोजन किया, आगे भी करते रहेंगे। क्यों महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का सेलिब्रेशन, वो भी केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, उत्सव माइनर पार्ट उसका रहे, लेकिन समाज को, देश को दिशा देने वाला उसमें से कोई विचार जाए, सामाजिक कार्य कुछ वेलफेयर के उसमें से हो, ये तमाम संकल्पना को लेकर और भारत भर के लोग एक जगह इकट्ठा हो, ये तमाम चीजें, और साथ में SC/ST है, माइनॉरिटीज है, ओबीसीज है, DTNT के लोग हैं, महिला है, पुरुष है, वेरियस है, ग्रामीण है, शहर के क्षेत्र के लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगल के बाहर रहने वाले लोग हैं। तमाम लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पर एक आयोजन में कैसे देश में ला सकते हैं और जिससे हम एक अच्छा विचार देश को दे सके, समाज को दे सके, इस एक महान भावना के साथ में जो है ये आयोजन जो है हम लोग 2007 से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, ये दो महामानवों का, महापुरुषों का जो योगदान है वो इंडियन कंटेक्स्ट में अनपैरेलल्ड है। भारत के अंदर में यदि महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो भारत के अंदर में जिस तरह का लोकतंत्र हम देख रहे हैं, जिस तरह का संविधान हम देख रहे हैं, जिस तरह की राइट्स हम लोग आज देख रहे हैं, या भारत के अंदर में एक मानवता का विचार आधुनिकता के साथ में, अगर महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मूवमेंट नहीं चलाई होती तो शायद भारत में आज जो इंडिया चेंज हुआ है वो इंडिया चेंज नहीं हुआ होता। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी से बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो मूवमेंट है, 108 साल का ये मूवमेंट है, हम सब इसके विषय में जानते हैं। महात्मा फुले जी ने जो है वो सोशल रेवोल्यूशन की कंसेप्ट जो है वो अपने मूवमेंट में दी। पर्टिकुलरली मॉडर्निटी की जो शुरुआत है, आधुनिकता की जो शुरुआत है भारत में, वो पिछले 2-3 दशक के अंदर में महात्मा फुले जी के आंदोलन से शुरू होती है कि बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया टू रीड थॉमस पेन, और थॉमस पेन के राइट्स ऑफ मैन को उन्होंने पढ़ा। वेस्टर्न फिलॉसफी को जो लिमिटेड उस समय में जो ओरिजिनेट हुई उसको महात्मा फुले जी ने पढ़ा, और भारतीय कंटेक्स्ट में जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज है, जो जाति और वर्ण की जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज है, उनको लिबरेट करने का थॉट और आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने चलाया। साथ में सावित्रीबाई फुले, वो भारत की पहली शिक्षिका है, पहली प्रिंसिपल है, और पहली प्रिंसिपल और शिक्षिका ही नहीं है, शी इज द फर्स्ट लेडी इन पब्लिक लाइफ। तो ये एक बड़ा ग्रेट कपल था महात्मा ज्योतिबा फुले जी का और सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने आधुनिकता की शुरुआत भारत में की और एक बड़ा मूवमेंट जो है वो शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर का रेलेवेंस 20वीं और 21वीं शताब्दी के लिए इसलिए बना रहेगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3600 साल में नहीं हुआ, वो रेवोल्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल 36 साल में लाया। ओनली 36 ईयर्स में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3600 साल में जो भारत के अंदर में वैदिक ब्राह्मणिज्म की जो व्यवस्था थी, जिसका यूनिट इंसान नहीं था, जिसका यूनिट वर्ण था, जाति था, इस व्यवस्था को बदलने का काम और भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने का काम, एक संवैधानिक भारत और एक लोकतांत्रिक भारत बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया।
मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ये केवल भारत के संविधान के फादर ही नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया के भी फादर है। वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ही नहीं है, वो एक बड़े फिलोसोफर भी है, एक बड़े स्टेट्समैन भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो भारत को, जिसको न्यू इंडिया की पॉलिसीज जो है, उन्होंने कहा नया भारत बनाने के लिए किस तरह की नीतियों की जरूरत है, तो ये तमाम नीतियां जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी बड़े पैमाने पर जो है वो दी है। चाहे वो एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, चाहे अर्बनाइजेशन की पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो, चाहे लेबर पॉलिसीज हो, चाहे जेंडर पॉलिसीज हो, चाहे इंटरनल डिफेंस की पॉलिसीज हो, फॉरेन डिफेंस की पॉलिसीज हो, फॉरेन पॉलिसीज हो, जो इस देश में रिजर्वेशन के अलावा जो जनरली हम समझते हैं, इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसको अगर हम एनालिस्ट करें तो वो तमाम पॉलिसीज आज भी भारत के अंदर में यदि लागू होती है तो भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक नया लोकतांत्रिक मानवतावादी समाज बन सकता है और नया भारत बन सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया को, कि उन्होंने केवल भारतीय संविधान बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया ही नहीं बनाया, बट साथ साथ में न्यू इंडिया बनाने की पॉलिसीज भी जो है उन्होंने दी है। इसके तरफ मैं समझता हूं कि देश के लोगों का ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यू इंडिया की पॉलिसीज मोदी के पास नहीं है, वो ओल्ड इंडिया के रास्ते पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ओल्ड इंडिया के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर न्यू इंडिया उनको बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के पॉलिसीज पर उनको काम करना होगा, और वो काम करने के लिए मैं समझता हूं सफिशिएंट राइटिंग है, स्पीचेस है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, कई लोगों ने लिखा है। और अगर किसी से नहीं समझ में आता होगा तो एक काम करने के लिए बोलता हूं मोदी जी को कि 2 दिन के लिए मेरे पास आएंगे, ज्यादा बिजी है तो 2 दिन में मैं उनको तमाम पॉलिसीज पढ़ा सकता हूं कि मैं इंडिया को कैसे बदलना है, इसकी न्यू इंडिया की पॉलिसीज में उनको पढ़ा सकता हूं। वैसे भी ये न्यू इंडिया उन्होंने मेरी वो इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी से छोड़ा। दिखाना है वो बुक, दिखाना जरा, सॉरी उस्मान जी, ये जो बुक है ना, ये बुक जब पार्लियामेंट में गया, ये इन्होंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को दिया, ये लगभग 40 कंट्रीज में गया। इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमेजॉन पर भी है। इस पूरे एक बुक में मैंने जो है वो चैप्टर लिखा है न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चैप्टर ही पूरा लिखा है, और उसमें लगभग जो है 15 पॉलिसीज, बड़ी जो पॉलिसीज है बाबा साहब अम्बेडकर की, और उसमें माइनर बहुत सारी पॉलिसीज है। वो तमाम पॉलिसीज को एनालिस्ट किया कि बाबा साहब ये जो है करके इंडिया को कैसे चेंज करना चाहते थे। तो जैसे पार्लियामेंट में ये गई, बीजेपी के रिसर्च सेल वालों ने पढ़ाई की होगी, उन्होंने बताया होगा मोदी जी ये बाबा साहब अम्बेडकर का आपको अगर न्यू इंडिया आप कहते तो SC/ST का वोट आसानी से मिल जाएगा, और जो हिंदू इंडिया की कंसेप्ट आप लेकर आए वो भी डाइल्यूट होगी, लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो मोदी जी ने 4 महीने बाद मेरी इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी जाने के बाद फिर स्लोगन दिया कि न्यू इंडिया जो है मुझे बनाना है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी को मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे चुराया न्यू इंडिया। बाबा साहब ने, गांधी जी जब कह रहे थे क्विट इंडिया, तब न्यू इंडिया कहा था। मैंने सिस्टमेटिकली न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर के ऊपर एक चैप्टर लिखा। तो इसलिए अब जब आपने मुझसे चुरा लिया है तो पुलिस वाला तो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो इसलिए आपने जो है मुझसे ये चुराया, तो मैं न्यू इंडिया के ऊपर में आपसे डिबेट करते रहूंगा। आज ये मंच नहीं है, लेकिन मैं आपसे 2019 तक इस पर डिबेट करते रहूंगा, और आपको दावे से कहता हूं कि इंडिया में हराऊंगा कि आपको न्यू इंडिया की पॉलिसीज नहीं आती है, आप ऑल इंडिया के रास्ते पे चल रहे, मैं हराऊंगा। आज वो मंच नहीं है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ये बहुत बड़े एक फिलोसोफर भी थे, एक बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया को चेंज किया। महात्मा फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो मूवमेंट है, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जिसने पूरे भारत की व्यवस्था को चेंज किया। इन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। 2-4 महत्वपूर्ण बातें जिनके ऊपर मैं बोलना जरूरी समझता हूं। एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो देश के लोगों के अंदर बार बार इमर्ज होकर आ रही है, जिसमें नागपुर में मैं काफी डिटेल में बोला। नागपुर में यही सब्जेक्ट के ऊपर मैं बार बार बहुत डिटेल में बोला कि क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है या चेंज नहीं हो सकता। भारत का संविधान यदि चेंज हो सकता है तो कौन सी परिस्थितियों में चेंज हो सकता है, ये बातों के ऊपर मैं काफी डिटेल में बोला। मैं समझता हूं आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब्जेक्ट इसमें था,
और क्योंकि आज ये सब्जेक्ट काफी बड़े पैमाने पर देश के अंदर में लोगों के माइंड में है, इसलिए फिर मैं ये बात को आपको क्लियर करना चाहूंगा। और जब मैं चेंज करने की बात करूं तो दो चीजों का फर्क आप समझेंगे। एक अमेंडमेंट यानी घटना दुरुस्ती, जो संशोधन कहा जाता है, उसको आप अलग से समझेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात यानी टोटली नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, रीराइट करना, टोटली नया संविधान बनाना, ये एक दूसरी बात होती है। आरएसएस बीजेपी के लोग, चाहे वो हेगड़े हो, अनंत कुमार हेगड़े जो मिनिस्टर है, या आरएसएस के गोविंदाचार्य है, ये लोग कहते रहे कि भाई हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर में संविधान सम्मत आपको जो प्रोसीजर होती है वो बातों को समझाना चाहता हूं। और मैं हेगड़े को भी कहा, गोविंदाचार्य को भी कहा, वैसे तो हमको इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का पूरा संसद मिलकर भी संविधान को बदल नहीं सकती। तो गोविंदाचार्य और हेगड़े होता कौन है बोलने वाला कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए। क्यों पार्लियामेंट भी संविधान को चेंज नहीं कर सकती, इसको समझने की जरूरत है। और मैं चाहता था कि इस पर मैं आज बहुत डिटेल में बोलूं, क्योंकि आज ये ओकेजन भी था और काफी लोग भी थे हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश बिहार से दो एडवोकेट्स भी स्पेशली यहाँ पर है, उस्मान जी भी है, आवाज इंडिया के हमारे डायरेक्टर भी यहाँ पर है। तो मैं चाह रहा था कि इस पर मैं डिटेल में बोलूं। दो चीजों के फर्क को आपको समझना होगा। एक होती है संविधान सभा, दूसरी होती है संसद। संसद संविधान सभा नहीं होती। द पार्लियामेंट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्योंकि पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है, इसलिए पार्लियामेंट को संविधान संशोधन का तो राइट होता है, लेकिन नया संविधान बनाने का राइट ये पार्लियामेंट को नहीं होता। ये एक पहली प्रमुख बात है, जिसको पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिन्होंने पढ़ा है उनको ये समझने की जरूरत है कि द पार्लियामेंट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The parliament can amend the constitution, but it cannot rewrite the constitution. It cannot change the constitution. ये पहला प्रोविजन होता है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का स्कीम जो संविधान स्वयं बनाता है, उसके तहत किसी भी देश की संसद को यह राइट नहीं होता कि वो संविधान को पूर्णतः बदल सके या उसको रीराइट कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि संविधान क्यों बदला नहीं जा सकता टोटली, उसके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो रही है, वो आज से नहीं हो रही है। वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, तब से हो रही है। और सबसे बड़ी गड़बड़ अगर संविधान के इम्प्लीमेंटेशन में किया या संविधान को मेजर बदलाव करने की कोशिश अगर किसी ने की होगी, तो आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव की कोशिश ऑलरेडी एक बार इंडिया में हो चुकी है इंदिरा गांधी के पीरियड में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें लगभग भारत की 52 से 53 आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फेमस केस चले, केशवानंदा भारती केस चला, मिनबरा मिल्स केस चला, उसके बाद नागराज से लेके कॉल्को केस तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेरियस अपने प्रोनाउंसमेंट्स में कुछ बातें कही है। क्या बातें कही है कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान को अमेंड करने का तो राइट है, संविधान संशोधन करने का तो अधिकार है, लेकिन संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकता। यानी जो मूलभूत ढांचा है उसको संविधान के संसद भी बदल नहीं सकता। इसमें बहुत सारी 25-26 बातों को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, वेलफेयर स्टेट्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये तमाम चीजों को जो है वो मूलभूत ढांचे हैं, और वो क्योंकि मूलभूत ढांचा है इसलिए पार्लियामेंट उनको आमूलाग्र तरीके पर जो है वो बदला नहीं जाता, बदल नहीं सकता। और ये जो डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, ये बेसिकली जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन के अंदर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, वहां से इसको बोरो किया। जूरिस्ट कोनार्ड थे जर्मनी के, जूरिस्ट कोनार्ड जो जर्मनी के जूरिस्ट थे, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन को इन्वेंट किया। जर्मनी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट बना। उसके बाद जब ये क्राइसिस भारत में आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप अमेंडमेंट संशोधन कर सकते लेकिन बेसिक ढांचे को नहीं बदल सकते। ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से भारत का संविधान नहीं बदला जा सकता। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है जिसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कौन सी एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं आज की परिस्थिति में यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्या महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया हैज रैटिफाइड द ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के कानून को रैटिफाई किया है।
लगभग 60 के ऊपर कविनेंट्स एंड कन्वेंशन है जो संयुक्त राष्ट्र में हुए, जो 213 कंट्रीज ने जो है और स्टेट्स ने जो है कहीं ना कहीं साइन किया है। भारत ने उसमें के 12-15 ऐसे इंपॉर्टेंट कविनेंट्स एंड कन्वेंशन को साइन किया है जो बड़े मूलभूत है। और इसके साथ वी आर ऑल्सो सिग्नेटरी टू द यूएन चार्टर। हम यूएन चार्टर को भी साइन किया और यूएन चार्टर को हमने 1945 में ही साइन किया है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जो लोग जानते हैं वो लोग इसके ऊपर में डिटेल में जानते हैं, आज मैं उसमें डिटेल में नहीं बोलूंगा। बट इंडिया, हमारी संविधान सभा बनने के पहले हमने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को साइन किया था और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी जो 10 दिसंबर 1948 को हुआ उसको भी हमने साइन किया। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें आई है, कुछ चीजें नहीं आ सकी, वो चीजों के ऊपर में मैं शायद आज डिटेल में नहीं बोलूंगा। लेकिन क्योंकि हमने मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कानून को साइन किया है तो आज ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ भारत को नहीं, दुनिया के किसी भी कंट्री को ये राइट नहीं देता। क्या राइट नहीं देता? एक, कि वो रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर सके, यानी कानून के राज को वायलेट कर सके, ऐसी सम्मति संयुक्त राष्ट्र किसी भी देश को नहीं देता, पहला पॉइंट। दूसरी परमिशन संयुक्त राष्ट्र किसी भी कंट्री को नहीं देता और वो है कि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करो। और इसलिए रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में के पार्ट में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के रूप में भारत के संविधान में ऑलरेडी है। और इसलिए भारत के संविधान को भारत की संसद जो है वो पूर्णतः बदल नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ इसकी परमिशन भारत की संसद को और भारत की सरकार और जुडिशरी को नहीं देता। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जिस पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये बातें बताते हुए आपको 5 ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बताता हूं जिसमें संविधान को पूर्णतः बदला जा सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भारत में कम है। लेकिन किसी भी देश का संविधान, केवल भारत का ही नहीं, किसी भी देश का संविधान 5 बहुत विपरीत परिस्थितियों में बदला जा सकता है। उसको मैं कहता हूं सिविल वॉर, इंटरनेशनल वॉर, जुडिशियल रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, provision of referendum in Article 368 and adjudicating it as the basic structure, and then going for the referendum, forming a new constituent assembly and then rewriting a new constitution। यानी 5 ऐसे एक्सट्रीम परिस्थितियां हैं जिसमें किसी भी देश का संविधान बदला जा सकता है। एक है सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी गुजरात में जिस तरह से हुआ उसका 100 गुना पूरे देश में यदि हो तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था चरमराती है और ऐसे सिचुएशन में आपकी पूरी डेमोक्रेसी चरमराती है और ऐसे सिचुएशन में नए संविधान बनाने की सिचुएशन अराइज हो सकती है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं रहती, रूल ऑफ लॉ नहीं रहता है। इसलिए कोई भी मेजॉरिटेरियन ग्रुप जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोविजन कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा इंटरनेशनल वॉर है, यानी राष्ट्रों का युद्ध बड़े पैमाने पर। तो इंटरनेशनल वॉर ये भारत के ब्राह्मणिकल लोगों के हाथ में आज नहीं है और मेरा तो ऐसा मानना है कि आज दुनिया जो है इंटरनेशनल वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती। लोकलाइज वॉर हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन इंटरनेशनल वॉर यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का आधा वॉर भी या 1/4 वॉर भी दुनिया भी झेल नहीं सकती, क्योंकि ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी बचने वाला नहीं। आज तो बच गए बिजली गिरी तो, लेकिन अगर इंटरनेशनल वॉर हुआ तो कोई बचने वाला नहीं, तो इसके चांसेस कम है। और जो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में हो रहा है ये कोई वॉर का सिचुएशन नहीं है, इसको पावर गेम बोला जाता है। वो पावर गेम 2 देश खेल रहे हैं, उसमें आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तीसरी बात यह है कि केशवानंद भारती का 13 जजेस का बेंच से बड़ा बेंच बैठाया जाए, 15 जजेस का, 17 जजेस का, और केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जजमेंट का रीइंटरप्रिटेशन कर दिया जाए कि नहीं, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल सकती है और इसके तहत आर्टिकल 368 में एक अमेंडमेंट किया जाए और रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाए और सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करती। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाया जाता है, अभी भी थोड़ा क्राइसिस है। आप जो सुप्रीम कोर्ट में अभी देख रहे हैं, जो पार्लियामेंट बंद है, इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो देयर इज ऑलवेज
अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। लेकिन इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाकर कि देश में तीनों संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए जनरल इलेक्शन से ये ठीक नहीं हो सकता। जनमत संग्रह करा के नई संविधान बनाने की संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। ऐसा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाकर और सुप्रीम कोर्ट उसको संवैधानिक कह दे तो भारत में नई संविधान सभा बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का जनमत संग्रह काम में नहीं आता, उसके लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी का जनमत संग्रह लगता है, यानी 66% वोटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भारत का संविधान बदलने का राइट पार्लियामेंट को नहीं है। जुडिशरी भी संविधान के बाहर जाकर इंटरप्रिटेशन उसका नहीं कर सकती। और ये जो 5 मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियां बताया, उसका 10-20% भी जो है वो भारत के अंदर अभी चांस नहीं है। आगे कभी आएगा तो मैं आपको पहले इंडिकेशन दे दूंगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर डर जाएंगे तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे, बीजेपी फिर चुन के आ जाएंगी 19। तो इसलिए जो है आपको डरा रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेव रहिए। अभी इंडिया में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, और अगर ऐसी पोजीशन आती भी है भारत के अंदर में तो आपके आगे जो लीडर खड़ा हुआ है आपका, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको अभिवचन दे रहा हूं, बार बार अभिवचन दिया कि अगर बीजेपी ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे इंडिया के अंदर में, तो जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही, मैं फिजिकली फिट हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं इंडिया में ये करने नहीं दूंगा। और मेरा रास्ता क्या होगा ये मैं आज आपको डिस्क्लोज नहीं करता हूं, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं सर आप बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्यादा बोल देते हो, आधा तो आरएसएस आपसे ही चुरा के कर रही है इंडिया। तो इसलिए आजकल मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, पर मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं उसके लिए फाइट करूंगा, और भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, और हमारे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, किसानों को इस देश में कोई लॉस नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा इंडिया के अंदर में। यह अभिवचन मैं आप लोगों को देता हूं। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ये काम करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं। एक बात मैं आपको ये कहता हूं कि आपको पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नेंस पर कार्य करना होगा, यानी डेली संविधान, मानवाधिकार, लॉज एंड पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन पर कार्य करना होगा। जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन पर कार्य नहीं करेंगे, और उसको करने के लिए केवल चुन के आना ही जरूरी नहीं है, ऑफकोर्स उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन संविधान का क्रियान्वयन, मानवाधिकारों का क्रियान्वयन, लॉज और पॉलिसीज का क्रियान्वयन हम नागरिक होने के नाते और एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ये काम हम लोग ऑलरेडी संघ का जो मेजर पॉलिटिकल विंग है उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो भारत में संविधान धोखे में, संविधान धोखे में है, ये बोलने से ज्यादा, डराने से ज्यादा, डरने से ज्यादा हमको संविधान पर क्रियान्वयन करना चाहिए। मैंने कर्नाटका के अपने स्पीच में कहा, हमारे लोग कहते हैं कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया, मैंने कहा इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल इंडिया, इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल इंडिया, इंप्लीमेंट ह्यूमन राइट्स चेंज इंडिया, ऑपरेट अम्बेडकरिज्म क्रिएट एनलाइटेंड इंडिया। 3 बातें मैंने बोली कि भाई आप संविधान को बचाओ, भारत को बचाओ बोल रहे, मैं कह रहा हूं संविधान के ऊपर आप कार्य करो, इंप्लीमेंटेशन का भारत को रूल करो, मानव अधिकारों के इंप्लीमेंटेशन पर कार्य करो, भारत को बदलो, अम्बेडकरिज्म को ऑपरेट करो, एनलाइटेंड इंडिया बनाओ। तो ये तमाम बातें जो है मैं कहते आया हूं। तो इसलिए पहला काम हमको भारत में पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नेंस बनाना होगा। पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नेंस, तो जैसे सरकार है, सरकार का कलेक्टर या BDO तक है, या प्राइवेट कंपनी का CEO से लेके जो भी यहां पर हेड है, तो उस तरह से जिस तरह भारत सरकार का अपना फंक्शनिंग का सेटअप है, प्राइवेट सेक्टर का फंक्शनिंग का सेटअप है, हमको डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक, स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक, पूरे 600 जिलों में भारत के, थोड़े देर हम हिमालय को छोड़ देंगे, बाकी देश के 20 से ज्यादा स्टेट्स में 600 जिलों में पैरेलल गवर्नमेंट बनाकर पैरेलल गवर्नेंस को कर हमें डेली कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज पर इंप्लीमेंट करना होगा। और इसका बड़ा छोटा सा हमने नमूना आपको भंडारा जिले में बताया है। भंडारा में शेड्यूल कास्ट लोगों के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार होता था। ये वो जिला है जहाँ खैरलांजी हुई है, हम सबको मालूम है।
गांव में हमारे लोगों को डराया जाता था, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को। तो मैंने इनसे कहा, ये मेरे साथी जो थे आए वो पॉलिटिकल विंग के, वो कहे सर ऐसा ऐसा होता है। मैंने जाओ अभी एक काम करो, मुंह मत चलाओ कलम चलाओ। मैंने उनको कहा मुंह मत चलाओ कलम चलाओ, मुंह मत चलाओ दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ कलम चलाओ। और मुझे आप ही लोगों ने बताया कि जो गांव के अंदर ऐसा हो रहा था, अब वो गांव के सरपंच लोग आकर हमारे लोगों को बोल रहे यार आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा कौन सी ताकत हमको बता दी कि हम सरपंच है हम नहीं रोक पा रहे, लेकिन आप हमारे को जो है वो कंट्रोल में ला रहे हो। तो ये मेथड होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होती है। तो गलत काम नहीं करना है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए सही ढंग से फाइट करना चाहिए। तो पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नेंस पे हमको काम करना होगा। इसके बहुत बड़े बड़े काम हमने किए। मैंने स्वयं 15 पिटीशंस की भारतीय स्टेट को, 10 बिल बना के दिए संसद को। 15 पिटीशंस में 6 बड़ी महत्वपूर्ण पिटीशन है। एक SC/ST का पिटीशन, ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल पिटीशन हुआ है। और दूसरा पिटीशन भारत के 20.2% माइनॉरिटीज जो मुस्लिम्स है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, जैन्स है, सिख है, इनके ऊपर में मैंने एक पिटीशन किया। ऑफकोर्स वो सेकंड स्टेज में एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसके लिए मैं फाइट करूंगा और आगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में एक्सेप्ट हुआ। इसके बाद मैंने DT&T का पिटीशन किया। इसके साथ ह्यूमन राइट्स इन प्राइवेट सेक्टर का पिटीशन किया। EVM पे रैंडम सैंपल काउंटिंग मेथड का जो है वो पिटीशन किया। और OBC का सब प्लान SC/ST सब प्लान की तरह देश में बने, इसलिए पीपल्स बजट में जो है वो पिटीशन किया ताकि OBC का सब प्लान देश के अंदर में बने। इन प्लान से बहुत सारी चीजें हमें हासिल हुई है। SC/ST के लिए हमें पिछले बजट में 22,500 करोड़ रुपया, 22,500 करोड़ रुपया हासिल हुआ। इस बजट में 20,000 करोड़ हासिल हुआ। 205 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाए गए मेरे पिटीशन की वजह से। विजिलेंस कमेटी एंड प्रोटेक्शन सेल्स बने। भारत में 15% एट्रोसिटी कम हो गई थी। यदि ये सुप्रीम कोर्ट अभी जो निर्णय दिया है वो निर्णय नहीं आता, शायद इसके बाद ये एट्रोसिटी का परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन 15% सारे स्टेट्स में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना, आंध्रा, ये जो नोटोरियस स्टेट्स थे एट्रोसिटी के, वहां मध्य प्रदेश को छोड़ के, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग सोए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के को छोड़कर जो मेजर स्टेट्स थे वो स्टेट्स के अंदर एट्रोसिटी जो है वो 15% मैंने कम की। लेकिन अब ये डिसीजन के बाद शायद बढ़ सकती है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना है देने दो। अभी रिव्यू पिटीशन में केस है, कुछ लोगों ने PIL भी फाइल की है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं न्यायपालिका को सद्बुद्धि है, न्यायपालिका संविधान के दायरे में रह के काम करेगी, क्योंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये बात को ध्यान में रखिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। और भारत के लोगों का सुप्रीमेसी, जिसको विल ऑफ द पीपल कहते हैं, वो पार्लियामेंट से एक्सरसाइज होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने तमाम पहलुओं को संविधान के आर्टिकल 14, 17, 21 को ध्यान में रखे। और जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, अगर कोई एडवोकेट्स मेरा क्लू पिकअप करना चाहते हैं तो वो क्लू मैं दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बायस्ड इंटरप्रिटेशन किया है। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का तो जिक्र किया है, लेकिन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ एलिमिनेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 एंड CEDAW, दैट इज कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन, ये दो जो बेसिक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन राइट्स के लॉज है, उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के छोड़ा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल कमीशन के इंटरप्रिटेशन में बैंगलोर प्रिंसिपल्स का एक ही प्रिंसिपल का इंटरप्रिटेशन किया। 6 प्रिंसिपल्स में केवल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी एंड इक्वालिटी इन जुडिशरी, ये जो बैंगलोर प्रिंसिपल्स के बाकी जो प्रिंसिपल्स है उसका इंटरप्रिटेशन छोड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट जो उसको कन्वीनियंट लगता है वो इंटरप्रिटेशन करता है, जो कन्वीनियंट नहीं लगता वो इंटरप्रिटेशन छोड़ देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 147 में जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मंडेला के रेवोल्यूशन के बाद बना, कि मंडेला के जब रेवोल्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब साउथ अफ्रीका की बनी, तो भारत के एग्जाम्पल से ही उन्होंने ये बात को सीखा कि जुडिशरी जो है उसको यदि हम फ्री छोड़ देंगे तो वो कोई भी इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन कर सकती है। इसलिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान को इंटरप्रिटेशन कैसा करना चाहिए इसका प्रिंसिपल्स ले डाउन किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रिंसिपल्स मिसिंग है 147 आर्टिकल में। इसका फायदा लेकर जुडिशरी इस तरह का इंटरप्रिटेशन करती है।
आज कुछ कहती है, परसों कुछ कहती है, 2 जजेस कुछ कहते हैं, 4 जजेस कुछ कहते हैं, और अभी कहने लग गए कि भाई आप एफआईआर करने की जरूरत नहीं, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, फिर उसके बाद में एफआईआर फाइल करो। कोई अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो जब तक डिपार्टमेंटल जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो जब तक परमिशन नहीं देता तब तक आप उसका जो है वो एफआईआर फाइल नहीं कर सकते। ये जो तमाम बातें कह रही है, और वो कह रही है कि भाई इससे जो है वो राइट्स का वायलेशन होगा, और हम तो जो है वो फॉल्स केसेस में जो है वो बचाना चाहते हैं। तो मैं भारत की जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हुए ये कह रहा हूं कि आपके कोर्ट में 3.5 करोड़ पेंडेंसी है देश के अंदर में। आपके तमाम कोर्ट्स को मिलाकर 3.5 करोड़ के ऊपर पेंडेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में खुद 65,000 के ऊपर में मुझे लगता है कि पेंडेंसी है। तो मैं ये कह सकता हूं जुडिशरी को कि आपको भी काम जो है करना नहीं आता है, आप भी फॉल्स केसेस चलाते हो और उसी के वजह से इतना पेंडेंसी है। तो क्यों नहीं कोर्ट्स को भी बंद कर देना चाहिए देश के अंदर में, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा हम भी लॉजिक दे सकते हैं। तो इसलिए मैं जजेस लोगों से विनती कर रहा हूं, विनम्रता से रिस्पेक्ट करते हुए, कि यू आर नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आप जो है ये बात को ध्यान में रखकर इंटरप्रिटेशन करें, और मेरा ऐसा विश्वास है कि 50% मुझे ऐसा लगता है कि वो करेक्ट करेगा। नहीं करेगा तो पार्लियामेंट को अधिकार है, गवर्नमेंट एक दिन में ऑर्डिनेंस ला सकती है, उसको लॉ बना सकती है, और दोनों मिलकर नहीं करेंगे तो विजय मानकर को जो करना है वो करेगा इंडिया के अंदर। फिर मुझे जो करना है मैं करूंगा। मैं अभी रुक रहा हूं, इसलिए आप जल्दबाजी मत करो। फेसबुक व्हाट्सएप में इधर से गया तो उधर से आना चाहिए, ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, ये केवल फेसबुक व्हाट्सएप में होता है। इधर से छोड़ा उधर से आना चाहिए, नहीं आया तो गलत हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में नहीं होता। तो फूल्स जैसे बिहेव मत करो आप लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन की, ह्यूमन राइट्स की, लॉ की एक प्रोसेस होती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लेड डाउन है, तो इसलिए कुछ प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो साथियों, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमको पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नेंस पर काम करना होगा। लेकिन इसके साथ डेमोक्रेसी में जब तक आप वोटिंग लेकर आगे नहीं आओगे तब तक आपका डेमोक्रेसी में कोई से नहीं रहेगा। जब तक वोटिंग लेकर, भले आपकी सरकार बने या सरकार नहीं बने, लेकिन वोटिंग लेकर जब तक आप आगे नहीं आओगे तब तक डेमोक्रेसी में आप कितना भी जन आंदोलन करोगे, कितना भी रोड पर आओगे। अभी हमारे लोग रोड पर आ रहे, ज्यादा अच्छा लगता है, आना चाहिए एक आध बार, मैं भी इसके फेवर में हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि रोड पर बार बार आने से जो है वो चेंजेस नहीं आता। अभी आप देखो भीमा कोरेगांव में क्या हुआ, महाराष्ट्र बंद हुआ, रिजल्ट 0। संभाजी भिड़े, एल्गार परिषद हुई अरेस्ट करने के लिए, रिजल्ट 0। 2 तारीख का भारत बंद हुआ, 10 लोग मर गए, 9 लोग हमारे SC ST के लोग हैं, मैं उनको आदरांजलि देता हूं, वो शहीद हुए, लेकिन रिजल्ट 0। तो इसलिए संविधान का क्रियान्वयन रोड से नहीं होता, संविधान का क्रियान्वयन संसद से होता है, सुप्रीम कोर्ट से होता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब तक संसद की प्रोसेस में आप आगे नहीं जाओगे, पार्लियामेंट की प्रोसेस में आप आगे नहीं जाओगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मैंने 10 बिल बनाकर दिए। ये 10 बिल भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलने के बिल्स है। 3 बिल के ऊपर मुझे भारत सरकार के वेरियस मंत्रालयों की तरफ से रिप्लाई दिया। बड़े उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर वो यस कहे तो मैं कहूंगा वोटिंग करो, और वो नो कहे तो मुझे मालूम है कि आगे क्या करना है। तो इसलिए भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए 10 बिल पर उनको बड़ा एक बिल पर स्टडी करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय को 6-6, 8-8 महीने लग रहे हैं। इसी से आप समझ जाइए कि वो कितना डरे हुए हैं मुझसे, कितना डरे हुए हैं कि ये भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए जो भारत के 750 सांसद अभी तक नहीं सोचे। हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो केवल पूना पैक्ट पर डिस्कस करते रहे, बुक लिखते रहे, लेकिन उनके टेन्योर में जब वो पूना पैक्ट पार्ट 1 पर बुक लिख रहे थे तब पूना पैक्ट पार्ट 2 हो रहा था, तब पूना पैक्ट पार्ट 3 हो रहा था, पूना पैक्ट पार्ट 4 हो गया, अब पूना पैक्ट पार्ट 5 की तैयारी चल रही है। तो इसलिए हमको जो चेंजेस आते हैं उसमें रेलेवेंट स्टेप्स लेना चाहिए। केवल हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, रिलीजन और कल्चर को डिस्कस करके ये बदलाव को हम टैकल नहीं कर सकते। इसलिए जो है सही समय पर सही काम करना चाहिए। तो ये 10 बिल्स ऑलरेडी संसद के विचाराधीन है, भारत सरकार के विचाराधीन है, उस पर डेवलपमेंट जो होगा, लेकिन हमको वोटिंग लेके आगे आना पड़ेगा। माइनॉरिटीज के लिए मेरा जो पिटीशन है बड़ा हिस्टोरिकल है, और क्योंकि हमारे साथी है, 2-2 साथी आज आए, और मैं बहुत खुश हूं कि संघ एम्बेस को बहुत बड़े पैमाने पर प्यार मोहब्बत मिल रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत आज आदिवासियों के बाद, शेड्यूल कास्ट के लोगों के बाद सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत जो है वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का मिल रहा है पूरे देश के अंदर। और इसलिए मुझे एक विशेष जो है वो
लगाव है, विशेष जो है वो मुझे खुशी है इस बात की। और मैंने 3 बार कोशिश की, लेकिन फर्स्ट लेवल के आगे सेकंड लेवल में ह्यूमन राइट्स में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं। लेकिन मैं जाने के बाद अभी फिर कोशिश करूंगा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे माइनॉरिटीज के पिटीशन में मैंने पहली बार भारत के कास्ट हिंदूज को डायरेक्टली चार्ज किया है। मैंने कास्ट हिंदूज को डायरेक्टली चार्ज किया ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में कि भारत में जो माइनॉरिटीज के साथ ये कत्लेआम हो रहा है, मारकाट हो रही है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आप लागू नहीं कर रहे, कुंडू कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू नहीं कर रहे, रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस को आप लागू नहीं कर रहे, बजट में प्रोविजन नहीं कर रहे, बाकी तमाम फील्ड में ह्यूमन राइट्स को जो लागू नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। इसके लिए भारत सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन भारत सरकार इस देश के तथाकथित त्रैवर्णिक कुछ त्रैवर्णिक जाति हिंदुओं के साथ मिलकर ये काम कर रही है। ये भारत में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ऑफिशियली जो है वो चार्ज किया है, चार्जशीट फाइल की है भारत सरकार के ऊपर और कास्ट हिंदूज के ऊपर में। और यही कारण है जिससे वो डर रहे हैं, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम मुस्लिम्स के साथ यदि कुछ गलत कर रहे हैं, बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो हम आरएसएस के लोग कर रहे हैं या एरियल एंटीना वाले कर रहे हैं। इसलिए वो मेरी पिटीशन को 3 बार कोशिश हुई, फर्स्ट स्टेज में एक्सेप्ट हुई, लेकिन सेकंड स्टेज में एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनका पाला भी विजय मानकर के साथ में, कोई मायावती आठवले के साथ नहीं है। ये बात उनको अभी तक मालूम नहीं है। तो ये 14 अप्रैल है, आज मैं जाने वाला हूं और जाके मैं कल ये काम में फिर से लगूंगा और मैं भारत के माइनॉरिटीज को फिर अभिवचन देता हूं कि अब इसके आगे भारत के माइनॉरिटीज के साथ में यदि आरएसएस, बीजेपी या कोई भी ब्राह्मणिकल लोग गलत करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लड़ोगे, बाद में लड़ोगे, उसके लिए सबसे पहले मैं लड़ूंगा देश के अंदर में भी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। डीटीएनटी जिसको भारत में कोई पूछने वाला नहीं था, वो डीटीएनटी को 812 करोड़ रुपए मिला के दिया मैं, एक्स्ट्रा 812 करोड़ रुपए इस बजट में। और आप इसी से समझ लीजिए, और ओबीसी के साथियों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, क्यों मैं ओबीसी सब प्लान की बात कर रहा हूं देश में, क्योंकि ओबीसी का डेवलपमेंट होगा ही नहीं देश में। और इसको समझना है तो 2 उदाहरण से समझिए। 24,42,000 करोड़ के यूनियन बजट में, 24,42,000 करोड़ के यूनियन बजट में SC/ST सब प्लान में 1,04,000 करोड़ रुपए मिला। 1,04,000 करोड़ रुपया SC/ST के सब प्लान में मिला। 2 साल पहले ये 64,000 करोड़ हुआ करता था। 3% से कम एलोकेशन होता था, मेरे वजह से 4.30% अभी हुआ है। अभी भी मैं जो चाहता हूं कि 18-20% हो, वो नहीं हुआ। लेकिन कभी भी भारत के इतिहास में इतना एलोकेशन नहीं बढ़ा। कभी भी भारत के इतिहास में एक साल में 20-20 हजार करोड़ रुपया कभी ज्यादा नहीं मिला। 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ बढ़ा कर देते थे। लेकिन 24,42,000 करोड़ के बजट में 1,04,000 करोड़ रुपया SC/ST को मिला, डीटीएनटी को 13,10,000 करोड़ मिला। सॉरी, 1,1310 करोड़ मिला। 1310 करोड़ रुपया डीटीएनटी को, भटके विमुक्तों को मिला। माइनॉरिटीज को भी जो है वो लगभग जो है 1100-1200 करोड़ के आसपास में मिला। लेकिन ओबीसी को केवल 872 करोड़ रुपए दिया। 872 करोड़ रुपया। अगर मैं 100 रुपए में इसको कन्वर्ट करूं तो 100 रुपए में SC/ST को 4 रुपया 30 पैसे दिया, लेकिन ओबीसी को केवल 40 पैसा दिया। 40 पैसा दिया, जबकि ओबीसी की आबादी 45 है, 100 में 45 है, तो लगभग 100 में 25-30 मिलना चाहिए। लेकिन SC/ST को ज्यादा मिला, ओबीसी को ज्यादा नहीं मिल रहा है। डीटीएनटी को ज्यादा मिला, माइनॉरिटीज को ज्यादा मिला, पर ओबीसी को कम मिल रहा है। इसका कारण है, ये है, एक ही कारण है कि जब तक बजट में ओबीसी सब प्लान अलग से नहीं बनेगा, तब तक ह्यूमन राइट्स की डिस्क्रिमिनेशन की रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्रिमिनेशन की रेमेडीज, ये ओबीसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। और ओबीसी के लिए यदि बजट नहीं रहेगा तो ओबीसी देश का जो किसान है, जो किसानी करता है, जो श्रमिक है गवर्नमेंट सर्विस के अलावा, या छोटे उद्योग करता है, वो कभी भी भारत में डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी सबसे बड़ी अभी ये कोशिश है कि मैं ओबीसी सब प्लान बनाऊं। और कभी आश्चर्य मत करना कि मोदी जी ओबीसी सब प्लान बना भी देंगे और जैसा मेरा न्यू इंडिया चुराया वैसा बोलेंगे कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। ओबीसी कहेंगे, वो कहेंगे मैंने बनाया, लेकिन जब भी मोदी जी ये कहेंगे कि मैंने ओबीसी सब प्लान बनाया, पहले से बता रहा हूं, ये जान लेना, जब भी मोदी जी कहेंगे तो ये कहना कि मोदी जी ये सब प्लान आपने नहीं बनाया ओबीसी का। यदि मानकर साहब ने ये काम नहीं किया होता तो आज देश में ओबीसी सब प्लान नहीं बना होता। ये बात पहले से आप याद रखो।
ये ओबीसी सब प्लान बनाना जरूरी है, ये इस पर मैं काम कर रहा हूं। एट्रोसिटीज को 15% कम किया था। इसके साथ अफर्मेटिव एक्शन प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट हुआ है। पूरे देश की प्राइवेट कंपनीज को बगैर लॉ के मैंने मजबूर किया। SC ST के लिए अफर्मेटिव एक्शन स्टार्ट हुआ, 5% 10% क्यों ना हो, लेकिन वो स्टार्ट हुआ है। उस पर हम और ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे SC ST के उसमें जा सके। और जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है फिर मैं अफर्मेटिव एक्शन प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी लाने वाला हूं, यानी SC ST के पीछे पीछे ओबीसी और माइनॉरिटीज को लाने वाला हूं। ये मेरा दूसरा टारगेट है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और मैं समझता हूं उड़ीसा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज गंडा बाजा भी बजा हुआ है, ये लोग बैठे हुए, ये विटनेस है, इनसे पूछ लेना। मेरे पिटीशन के आधार पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में ऑर्डर किया सारे कलेक्टर्स को कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं SC ST के, उनको भूमि मिलनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन अभी पूरे उड़ीसा में हमने 25,000 परिवारों के फॉर्म लगभग डाले हुए हैं पूरे उड़ीसा के अंदर में 25,000। और अभी मार्च तक का जो महीना था, रेवेन्यू का महीना था, अभी वो खत समाप्त हो गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये महीने से, अगले महीने से ये लैंड मिलेगी। और यदि भारत के अंदर उड़ीसा में लैंडलेस लोगों को लैंड मिलती है तो ये मेरे जीवन का सबसे सेटिस्फाइंग इवेंट होगा कि मैंने मेरे समाज के लिए ये चीजें मिला कर दिया। और उड़ीसा में जब ये होगा तो इसको मैं पूरे देश में लागू करने वाला हूँ, पूरे देश में मैं लागू करने वाला हूँ। तो ये साल थोड़ा सा बिजी है, लेकिन इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी बात जिसको मैं कहना चाहता हूँ वो है भारत की कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री को भारत की समझने की जरूरत है। ये भारत जो है, ये भारत, RSS के लोग कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है, RSS के लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। तो मैं भागवत जी को बहुत दिनों से कह रहा हूं कि भागवत जी को जल्दी समझ में नहीं आता है, ये मंद बुद्धि के व्यक्ति है ये लोग। भागवत जी को बहुत दिनों से बोल रहा हूं, भागवत जी ये जरा जाओ, फिर से हिस्ट्री को पढ़ो, कल्चर को पढ़ो। आपके गोलवलकर ने, सावरकर ने, आपके हेगड़ेवार जी ने भारत की हिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ा। भारत की हिस्ट्री की शुरुआत ये वेदों से नहीं होती। भारत की हिस्ट्री की शुरुआत ये आर्यन कल्चर से, वैदिक कल्चर से नहीं होती। भारत की हिस्ट्री की शुरुआत ये सिंधु सभ्यता से भी नहीं होती। भारत की हिस्ट्री की शुरुआत ये 50,000 साल पहले होती है, जब हमारे नागो असुरों ने भारत के अंदर में श्रमण, धम्म और संस्कृति को बनाया। इंडिया के अंदर में 50,000 साल पहले जो है हमने बनाया। और अब जेनेटिक साइंसेस ने प्रूव किया, यूडर्सविल यूनिवर्सिटी UK और उताही यूनिवर्सिटी USA, 2 यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस बात को ऑलरेडी प्रूव किया है कि भारत के जो SC ST है, OBC है, और जो यहाँ की माइनॉरिटीज है, इवन मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, जो यहाँ पर ही थे और यहाँ से उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, ये तमाम लोगों का जो DNA है वो भारत में 73,000 साल पहले मिला। कितने हजार साल पहले मिला है? 73,000 years बिफोर। और ये जो आए हैं कैस्पियन सी, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, कैस्पियन सी टू उराल माउंटेन्स, उराल माउंटेन्स टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू गंजेटिक प्लेन्स, जो मिटानी आर्यंस जो आए हैं कैस्पियन सी से लेके भारत के अंदर में, ये केवल 3,500 साल पहले आए। और ये आए हैं तो हम पहले हिस्ट्री में पढ़ते थे, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते थे कि भाई जब ये आए तो पुरुष लोग थे, इनके साथ में महिलाएं नहीं थी, हम पढ़ते थे। और मुझे खुशी है कि जेनेटिक्स ने इसको भी प्रूव किया कि भारत के अंदर जब ये आए तो केवल पुरुष थे, इनके साथ में लेडीज नहीं थी। यहाँ के लेडीज के साथ उन्होंने गलत काम करके फिर अपनी प्रोजेनी को बढ़ाया, ये भी जेनेटिक्स में प्रूव हुआ। इसलिए मैं भागवत जी को कई दिनों से पूछ रहा हूँ कि यार आप लोग कहते हो वैदिक लोग कि हमारा फादर मनु है, वैदिक लोग कहते हैं कि हमारा फादर मनु है। मैं भागवत जी को पूछ रहा हूँ जरा आपकी अपनी माँ का तो नाम बताओ, अपनी माँ कौन है आपकी जो है वो इंडिया के अंदर में। तो जो है भारत में जो है ये हिस्ट्री कोई वेदों से शुरू नहीं होती। वेद आर नॉट दी फर्स्ट रिलीजियस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लिखित में पहले आ गया होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन वेदों के पहले और उपनिषद के पहले, आर्कन्यास के पहले, स्मृतिज के पहले, ये जितना भी श्रुतिज एंड स्मृतिज है उसके पहले भारत के हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि भारत में 24 पुब्बो भगवंतोज हुए, उसके साथ में तीर्थंकाराज हुए, यतीज हुए, मुनीज हुए, मुंडकाज हुए, ना जाने कितने ग्रेट मैन हुए। मैं नाम भी ले सकता हूँ। पुब्बो भगवंतों में कनक मुनि का नाम मैं ले सकता हूँ, विपश्ची का नाम ले सकता हूँ। तीर्थंकाराज में मैं जो है वो बाहुबली का नाम ले सकता हूँ, पार्श्वनाथ का नाम ले सकता हूँ। और उसके साथ में जो है मैं यतीज मुनीज मुंडकाज में ट्राइबल कल्चर में यदि चले जाऊं तो मैं कुपारलिंगों का नाम ले सकता हूँ।
उसके पहले मैं चलू जाऊं तो 88 शंभू माधवों का नाम ले सकता हूं। भारत की कल्चरल हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि भारत ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, और ये भारत नाम भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत का नाम, इंडिया का नाम एक्चुअल भारत नहीं है। ये भारत का नाम, भारत यदि हम इंडिया का नाम भारत करके एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब हम फिर वैदिक कल्चर तक रुक रहे हैं, फिर वैदिक कल्चर तक रुक रहे हैं। और भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन में हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करते रहेंगे, लेकिन भारत का ओरिजिनल नाम जो है वो सिंगार द्वीप है, वो कोयामुरी द्वीप है। जम्बू द्वीप से पहले ये कोयामुरी द्वीप था, ये सिंगार द्वीप था, और उसके पहले ये गोंडवाना लैंड था, प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड था। इसलिए भारत जो है ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था और ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत ये प्रबुद्ध राष्ट्र था और प्रबुद्ध राष्ट्र ही रहेगा। दो तरह की नेशन की कंसेप्ट होती है जिनको हमें समझने की जरूरत है। एक होता है सिविल नेशन, दूसरा होता है एथनिक नेशन। सिविल नेशन एंड एथनिक नेशन। एथनिक नेशन क्या होता है? एथनिक नेशन वो होता है जो धर्म के आधार पर, कल्चर के आधार पर, क्लैन के आधार पर बनता है। यानी क्योंकि उस भौगोलिक परिस्थिति में कोई एक धर्म के लोग रहते हैं, कोई एक वंश के लोग रहते हैं, तो वो जो है या ब्लड मिक्सिंग उनमें हुआ आपस में, तो ऐसा जो नेशन बनता है उसको एथनिक नेशन कहा जाता है। दूसरे तरह का जो नेशन है वो सिविल नेशन होता है। सिविल नेशन में कौन से धर्म का व्यक्ति है, क्या ब्लड मिक्सिंग हुआ है, क्या क्लैन है, ये मायने नहीं रखता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, क्या उसकी नागरिकता है, ये मायने रखता है। तो मैं समझता हूं कि भारत कॉन्स्टिट्यूशनली ये सिविल नेशन है और कल्चरली भी ये हिंदू नेशन नहीं है, ये प्रबुद्ध नेशन है, एनलाइटेंड नेशन है। यहाँ मानवता के आधार पर सारे लोग रह सकते हैं, यही हमारा मानवतावादी कल्चर है, एनलाइटेंड कल्चर है। इसलिए भागवत जी से मैं कह रहा हूं कि दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना कभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये पहले से प्रबुद्ध राष्ट्र था और ये प्रबुद्ध राष्ट्र है और प्रबुद्ध राष्ट्र ही रहेगा। इस बात को जो है भागवत जी को मैं बार बार कह रहा हूं। और कुछ आरएसएस के लोग इधर उधर बोलते हैं, मेरे वजह से परेशान है, क्योंकि जितनी शाखाओं ने मिलके देश में 60 लाख स्वयंसेवकों ने मिलके, कुछ लाखों की शाखाओं ने मिलके जितना बौद्धिक वर्ग अभी तक नहीं लिया होगा, उससे ज्यादा आरएसएस का क्लास मैंने लिया इंडिया के अंदर में। तो इसलिए जो है आरएसएस के लोग आजकल कुछ भागवत जी को बता रहे हैं, कुछ भागवत जी का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो मुझे बताया कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने, कि सर क्या न्यूज है, नागपुर के लोगों का न्यूज, तो कह रहे भागवत जी रात में भी अभी नींद से उठ के बैठते तो उनको हिंदू राष्ट्र नहीं प्रबुद्ध राष्ट्र नजर आ रहा है आजकल। मेरे वजह से अभी हिंदू राष्ट्र नहीं प्रबुद्ध राष्ट्र नजर आ रहा है। और अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको याद रखना, क्योंकि मैं वो आदमी हूं, बहुत लोगों को मालूम नहीं भंडारा के अंदर में, भंडारा एक बड़ा वंडरफुल प्लेस है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूं। तो लेकिन आपको कुछ बातें मालूम नहीं है, तो दो बातें बता देता हूं। भंडारा की बात पहले बताता हूं, फिर आरएसएस की फुल पैंट हाफ पैंट की बात बताता हूं आपको। तो भंडारा की बात बताता हूं कि भंडारा जो है, भंडारा में बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में इलेक्शन हारे थे। हम सब लोगों को मालूम है, भावराव बोरकर जीते थे। जॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, गोंदिया भंडारा, और उधर से मेहता थे, बाबा साहब थे। लेकिन मैं पहले भी इस बात को कहा, आज भी इस बात को कह रहा हूं, 8,381 वोट से केवल बाबा साहब हारे थे। 8,341 वोट से बाबा साहब हारे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा गोंदिया में 1,32,000 वोट मिला था, 1,32,000 से ज्यादा, 1,32,800 समथिंग वोट मिला था। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे भावराव बोरकर, उनको जो है केवल 1,40,000 वोट मिला था। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस समय में भी भंडारा के शेड्यूल्ड कास्ट ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा नहीं दिया, आज भी वो नहीं देंगे, ये बात मेरा मानना है। क्योंकि यदि बाबा साहब देखो, आज तो एक वोट से भी कोई हार सकता है, एफपीटीपी में एक वोट से भी कोई हार सकता है, लेकिन 1,32,000 वोट अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, 1,32,800 समथिंग, तो ये वोट आए कहां से और केवल 8,000 वोट से क्यों हारे? तो मेरा ऐसा मानना है कि भंडारा के जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब के अगेंस्ट में कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया। और भंडारा के जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, उस समय तो ट्राइब बेचारे जंगल में थे, उनको शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा कितना समझा नहीं समझा, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि भंडारा के शेड्यूल्ड कास्ट के 100 वोटर में से
कम से कम 85 से ऊपर वोटर ने बाबा साहब अम्बेडकर को 54 में वोटर किया होगा। तो ये भंडारा के लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये भावराव बोरकर का प्रॉब्लम है, नासिक राव तिरपुड़े का प्रॉब्लम है, ठौरे का प्रॉब्लम है, जीए गवई का प्रॉब्लम है। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अच्छे काम के अपोज में थे, हिंदू महासभा के साथ में थे, आरएसएस के साथ में थे, ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो है आज भी हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध के संघ में भी देवदत्त थे और महावीर के संघ में भी जमाली थे। तो दो चार लोग ऐसे इधर भी निकल जाए तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई बुद्ध और महावीर का आंदोलन रुकता नहीं और बाबा साहब का आंदोलन रुकता नहीं है। तो इसको जो है आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे जो है जमाली, देवदत्त और जो है बोरकर और जो भी बाकी नाम है, वो सरनेम नाम कुछ भी हो सकता है, ये प्रवृत्ति है, क्योंकि दिमाग ठीक नहीं होता है तब ये काम होती है। तो ये जो है भंडारा के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज भी मानता हूं कि भंडारा के लोग जो है वो अच्छे हैं, कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन भंडारा के लोगों को इतना शौक लग गया बेचारों को इस घटना का कि आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि भंडारा वालों ने धोखा दिया। मैं भी कभी कभी भंडारा वालों को पिंच करता हूं कि यार तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं दूसरी बार भंडारा में इसी ग्राउंड में शायद बाबा साहब अम्बेडकर भी एड्रेस किए थे। आज आपको इस चार्ज से मुक्त कर रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा के शेड्यूल कास्ट ने कोई धोखा नहीं दिया। ये बात मैं रिसर्च करके कह रहा हूं और मेरे क्रोनोलॉजी में मैंने इसको लिखा है, मेरे इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी में मैंने इसको लिखा है। तो इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आरएसएस की हाफ पैंट और फुल पैंट का आपको इसलिए जो है वो उदाहरण बताना चाह रहा था कि मैं 2008 में जब पहली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना चालू किया तो 2008 में पहली सभा में नागपुर में मैंने कहा था कि भाई आरएसएस के लोगों को कि यार शर्म करो, ये बच्चा भी 18 साल का होता है, तो 18 साल का होता है तो वो फुल पैंट पहनता है, यार तुम 80 साल के हो गए फिर भी हाफ पैंट पर घूम रहे हो। तो ये बात मैंने 2008 में कही और मैंने वहां कहा आरएसएस का जो रेशिम बाग का ग्राउंड है उससे बस 1 किलोमीटर था और ये जैसे सभा में है तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ एलआईबी के लोग होते हैं, वेरियस पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं, आरएसएस के भी लोग होते हैं। मेरी सभाओं में तो ऐसा होता है, पूरे देश में बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कई तरह के लोग होते हैं। तो जो है मैंने इस बात को कहा और इस बात को 2-3 बार कहते रहा मैं अलग अलग सभाओं में देश में, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसके 2-4 साल के अंदर ही आरएसएस ने अपनी हाफ पैंट चेंज करके फुल पैंट कर ली। तो इसलिए जो है मैं जो कह रहा हूं कि भागवत जी को भी हिंदू राष्ट्र नजर नहीं आ रहा है, प्रबुद्ध राष्ट्र नजर आ रहा है। देख लेना जिस दिन अमित शाह ने कर्नाटका में जो है वो सिद्धारमैया का नाम लेने की जगह येदुरप्पा का नाम लिया था, तो वो दिल से निकली हुई बात थी। तो वैसा ही एक दिन होगा और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लेना कि एक दिन भागवत पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, ये प्रबुद्ध राष्ट्र है, ये बोलेंगे, आप ध्यान में रख लें। तो ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। तो वो क्या कल्चर का झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये सब आपको अभी समझ आ नहीं सकता मैं, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, वो हमारे नागो असुर ने बनाई है और भारत ये प्रबुद्ध राष्ट्र है। यहाँ मानवता से, समानता से सबको रहने का अधिकार है और इसको हम कभी हिंदू नेशन बनने नहीं देंगे। ये हिंदू नेशन इज एन एनक्रोचमेंट ऑन द प्रबुद्ध नेशन, इसको हम हटाएंगे और भारत प्रबुद्ध राष्ट्र बनेगा, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं। इसको समझने के लिए हम लोगों को जो फाइनल सब्जेक्ट है जिसको मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं, वो सब्जेक्ट मेरा खुद का इन्वेंशन है और वो इन्वेंशन मैं अपने नाम पर ले रहा हूं। ये इन्वेंशन मैंने देश के अंदर, दुनिया के अंदर किया है, जिसको मैं कह रहा हूं नागो असुरो अनेक अंगो मग्गो, अनेक अंगो मग्गो, अनेक अंगो मग्गो, मैनी फोल्ड पाथ, मैनी फोल्ड पाथ। क्यों? इसको समझने की जरूरत है और इसके दो पक्ष हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। एक जो म्यूंडेन वर्ल्ड है, जो प्रैग्मेटिक वर्ल्ड है दुनिया का, धरती के ऊपर में दुनिया कैसी बदली है, एक इसका ये पहलू है, एक इसका साइंटिफिक पक्ष है। वो साइंटिफिक पक्ष को मैं आज आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि इसका साइंटिफिक पक्ष है, व्हाट इज मैनीफोल्ड पाथ? मैनीफोल्ड पाथ इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर, मैनीफोल्ड पाथ इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर, मैनीफोल्ड पाथ
is a path of many laws of nature, many laws of universe. Many laws of nature, many laws of universe. ये क्या यूनिवर्स के मेनी लॉज होते हैं, नेचर के मेनी लॉज क्या होते हैं, इसके ऊपर शायद मैं आज बोलूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आज माहौल अलग है, आप कुछ अलग चीज सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूं, और मैं आपकी नब्ज को जानता हूं, क्योंकि मैं भारत का वो कम चंद चुनिंदा ओरेटर्स में हूं जिसके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं यूट्यूब के अंदर में, तो इसलिए मुझे मालूम है कि आप क्या सुनना चाहते हो और मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज सिर्फ आप याद रखें, इट इज नॉट a law of nature, it is many laws of nature, many laws of universe. That is the scientific part of अनेक अंगों मग्गो। बट जो व्यवहारिक पार्ट है, जो दुनिया कैसी बदली है, और दुनिया अभी भी बदल रही है, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन दुनिया कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसको मैं बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं। स्टोन मैन से लेके स्पेस मैन तक, स्टोन मैन से लेके स्पेस मैन तक, जब इंसान निएंडरथाल था, उसके बाद होमोसेपियन हुआ, उसके बाद होमोसेपियन सेपियन हुआ, यानी चिंपैंजी से जो इवोल्यूशन है इंसान का, वो चिंपैंजी से इवोल्यूशन जब होके इंसान आया, तो हमारे जैसा एग्जैक्टली जो इंसान है, वो इंसान 70,000 साल पहले डेवलप हुआ, 70,000 साल पहले। दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। इसको साइंस में बोला जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का मतलब बाय बॉडी तो इंसान उसके थोड़े पहले भी डेवलप हो गया था, लेकिन उसकी थिंकिंग की जो ब्रेन की जो फैकल्टी है, वो 70,000 साल पहले एग्जैक्टली हमारे जैसे हुई। और जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को नहीं पढ़ा होगा, जाओ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो। जिन्होंने प्री हिस्ट्री को नहीं पढ़ा होगा, जाओ प्री हिस्ट्री को पढ़ो। अगर ऑथर के नाम पूछना है तो मुझसे पूछो, रॉबिन डेनमार को जाकर पूछो, स्टीवन मिथन को जाकर पढ़ो, आपको दुनिया भर के ऑथर्स मिलेंगे जिन्होंने ये साइंटिफिकली एविडेंस के आधार पे प्रूफ किया है कि ये डेवलपमेंट हुआ। और इसके हजारों साइट्स मिले पूरे दुनिया में, हजारों साइट्स। भारत के अंदर में मुझे लगता है कि हमारे कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने दोपहर में इसका साइट्स लिए। भारत के अंदर में चिंतामणि केव्स आंध्र प्रदेश, अतिरापक्कम तमिलनाडु, पैसारा बिहार, छापानी मांडू उत्तर प्रदेश, डिडवाना राजस्थान, इसके साथ में जो है भीमबेटका आदमगढ़ बगोर मध्य प्रदेश, निवासा पाटने महाराष्ट्र, हुसंगी कर्नाटका। भारत के अंदर में सैकड़ों साइट्स मिले हैं जो पैलियोलिथिक साइट्स है, जिनको लोअर पैलियोलिथिक साइट्स बोला जाता है, मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स बोला जाता है, या अपर पैलियोलिथिक साइट्स बोला जाता है, यानी जो 10,000 साल के पहले के साइट्स थे। कई सैकड़ों साइट्स मिले वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। वर्जी वैली फ्रांस, अतापुर का स्पेन, पोर्चुगल, गल्फ ऑफ कैम्बे, आपका बोलांगा केव श्रीलंका से लेके जारवा ट्राइब्स ऑस्ट्रेलिया तक, आपको सैकड़ों साइट्स पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे जहां यह प्रूव होता है कि इंसान ने 70,000 साल पहले पेंटिंग की, इंसान ने 70,000 पहले जो है वो आग बनाई, कॉस्मेटिक बनाई, फ्लूइड बनाई, बांसुरी बनाई और उसको प्ले करने लगा। कई आपको साइट्स और एविडेंसेस मिलेंगे। इसको कहा जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया 70,000 साल में जितनी नहीं बदली, वो बदली 10,000 साल में। इसको आप ध्यान में लेंगे। 10,000 साल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, कैटल हवाक जेरिको, चाइनीज सिविलाइजेशन, उसके बाद माया इनका सिविलाइजेशन, भारत के सिंधु सभ्यता के पहले और भी कई सभ्यता आसपास में मेसोपोटामिया और बाकी जगह की सभ्यता हुई। लेकिन दुनिया जितनी 10,000 साल में नहीं बदली, उतनी दुनिया पिछले 1000 साल में बदली है। और ये जो 1000 साल का जो बदलाव है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मैं दूसरा बदलाव बताऊंगा जो और भी रेलेवेंट है हमारे लिए। 1000 साल में कैसे बदली? आज हम सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे। कोई नहीं जानता कि कॉपरनिकस को कैथोलिक चर्च से
अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम ये कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, या जानते इंडिया के अंदर तो शायद मैं समझता हूं लोग बहुत कम जानते हैं इसको, या जानेंगे भी तो मानेंगे कब, कि अगर साइंस ने धर्म के साथ झगड़ा नहीं किया होता सिद्धांत के तौर पर, तो शायद दुनिया में सेकुलरिज्म नहीं आता, चर्च और स्टेट का सेपरेशन नहीं होता। साइंस ने दुनिया में धर्म के साथ सिद्धांत के आधार पर, विज्ञान के आधार पर तर्क किया, झगड़ा किया मानवता के लिए, तब जाके सेकुलरिज्म आया। आज हम साइंस की बात कर रहे हैं, आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज हम नेशन स्टेट्स की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि यदि मैग्ना कार्टा नहीं होता 1215 में, तो दुनिया के अंदर राइट्स नहीं आते। मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स। 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा यदि नहीं होता, तो आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, शायद वो दुनिया में डेवलप नहीं होती। हम ये भूल जाते हैं कि यदि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट नहीं होता, कैल्विनिज्म नहीं होता, या साइंस ने एज ऑफ रीजन एंड साइंस में धर्म को चैलेंज नहीं किया होता, तो दुनिया में सेकुलरिज्म नहीं आता। हम ये भूल जाते हैं कि वेस्टफालिया ट्रीटी 1648 में नहीं होती, तो दुनिया में नेशन स्टेट्स नहीं आते। हम ये भूल जाते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता, तो दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं आती। रशियन रेवोल्यूशन नहीं आता, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तो होते, लेकिन आर्थिक अधिकार कभी भी मूलभूत अधिकार की कंसेप्ट में नहीं आते। ये लेबर लॉस की कंसेप्ट नहीं आती, सोशल सिक्योरिटी की कंसेप्ट नहीं आती। फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता। वोल्फेंस्कार्ट जो पहली महिला है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में राइट्स ऑफ वुमेन लिखा, तो जेंडर इक्वालिटी का आंदोलन दुनिया के अंदर नहीं चलता। यानी आज दुनिया में जो नेशन स्टेट्स है, जो डेमोक्रेसी है, जो सेकुलरिज्म है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो मैग्ना कार्टा के वजह से आए, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के वजह से आए, कैल्विनिज्म के वजह से आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से आए, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के वजह से आए, रशियन रेवोल्यूशन के वजह से आया। ये बात को हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। दुनिया में कई सिविलाइजेशन हुए, इंडियन सिविलाइजेशन हुआ, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ, हमारा इस्लाम का सिविलाइजेशन हुआ अरब कंट्रीज के अंदर में, जो ज्यूज लोगों का सिविलाइजेशन हुआ इजराइल में, क्रिश्चियन कम्युनिटी का इजराइल रोम से लेके यूरोप तक हुआ, इनका माया सिविलाइजेशन हुआ, कई तरह के सिविलाइजेशन हुए। लेकिन धर्मों में बहुत सारी अच्छी बात हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्मों में कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जहां तक राइट्स की बात है, जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, जहां तक नेशन स्टेट्स की बात है, उसका ओरिजिन धर्मों से नहीं हुआ। उसका ओरिजिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो 5-6 चीजों से हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बुरी घटना है दुनिया में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो दुनिया में ह्यूमन राइट्स नहीं आते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो दुनिया का इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन नहीं होता। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। दो कंट्री में डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं होता, मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट हुआ वो हमारे नेवी के आदमी थे। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिजोल्यूशन नहीं होता तो दोनों को बॉर्डर पर रिजोल्व करना पड़ता था। आज हम इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो दुनिया के अंदर में इंटरनेशनल लॉ नहीं आता, यूनाइटेड नेशंस नहीं बनता। मेरा ऐसा मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, हिटलर नहीं आता तो दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं फैलती। भले ही बुरा इंसान था, लेकिन हिटलर के वजह से एक अच्छा काम हुआ कि दुनिया को डेमोक्रेसी की कीमत समझी, डेमोक्रेसी की के साथ साथ मानव अधिकारों की कीमत जो है दुनिया को समझी। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो मैं ये भी जानता हूं कि गांधी जी शायद और 50 साल भी आंदोलन चलाते तो शायद भारत आजाद नहीं होता, और इसमें शायद भारत का संविधान भी नहीं बनता था। अब ताली नहीं बजेगी, मैं जानता हूं, समस्या आ गई, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो ये जो 14 अप्रैल बन रही है बड़ी बड़ी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं बनती थी। तो इसलिए दुनिया में कुछ बदलाव हुए, उसको समझना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 53 कॉन्स्टिट्यूशन बने वर्ल्ड के। पहला कॉन्स्टिट्यूशन सेंट मैरिनो का है। यदि हम ब्रिटिश लॉस को अगर
क्लासिकल सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं। सेल गई है, ये बटन दबिए गई। यदि ब्रिटिश लॉज को हेलो अभी शायद कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली चले गई है। पास आउट अभी क्या वीडियो लगा तो यदि हम क्लासिकल सेंस में ब्रिटिश लॉज को जो 15th और 16th सेंचुरी में इवॉल्व हुए मैग्ना कार्टा के बाद, यदि हम उसको क्लासिकल सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माने तो दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन सैन मैरिनो का बना है। भारत के संविधान के पहले 53 कॉन्स्टिट्यूशंस बने वर्ल्ड के। ये हमको थोड़ा कम से कम जनरल नॉलेज रखना चाहिए। तो मैं ये बात आप लोगों को किस लिए बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर 1000 सालों में जो दुनिया बदली वो 10,000 साल में नहीं बदली, वो पिछले 70,000 साल में नहीं बदली। और अब पिछले 70 सालों में दुनिया 7 बार बदली है, 7 बार बदली है मेजर वेज में। पिछले 70 सालों में 7 बार बदली है। कैसे बदली है? यदि 1979 में ग्लोबलाइजेशन का राइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन के राइज के साथ फॉल ऑफ कम्युनिज्म हुआ, यानी भूमंडलीकरण का राइज हुआ। 1979-80 में कम्युनिज्म का डाउनफॉल हुआ, यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ। उसको हम कहते हैं फॉल ऑफ बस्टाइल टू फॉल ऑफ बर्लिन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में फॉल ऑफ बस्टाइल हुआ, बस्टाइल के अंदर में दीवार गिराई गई और बर्लिन की दीवार गिरी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। 1979-80 में ग्लोबलाइजेशन का राइज है, उसके साथ में कम्युनिज्म का डाउनफॉल है, उसी के साथ डेमोक्रेसी का सेकंड वेव ऊपर आया। 1969-80 के पहले 20-30 देशों से ज्यादा कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं थी, लेकिन 1980 के बाद सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई, जो मिडिल ईस्ट के अंदर में आई, जो अफ्रीका में आई, जो फॉर्मर यूएसएसआर के स्टेट्स में आई, जो लैटिन अमेरिका में आई। यानी दुनिया के अंदर में आज जो 120 लगभग हम लोकतांत्रिक देश देखते हैं, वो ज्यादातर देश 1980 के बाद आए। फॉल ऑफ कम्युनिज्म के साथ एक नया कंसेप्ट इमर्ज हुआ। क्या कंसेप्ट इमर्ज हुआ? 1980 तक ये कंसेप्ट था। 1980 तक कंसेप्ट था, अमन आप आओ ना स्टेज पे, आप आ गए ना, थोड़ा वीडियो में आएंगे अच्छा लगेगा हमको, आ जाओ स्टेज पर। अभी तो चले गई है बिजली, ऐसा लगता है शायद मेरे लिए गई है ये सब जो चीजें है। तो नेचर जो है, मैं लॉ ऑफ नेचर को समझा रहा हूं, तो शायद आपको आएंगे हम लोग जो है। युवा साथी है, बड़े यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप किया, चैनल बनाया, ताली बजाइए तो इनके लिए जो है बड़े यंग साथी है, उन्होंने एक बड़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा स्टेप लिया। तो यानी हमारे लोगों के जो पहले चैनल्स बने, उसका टेक्नोलॉजिकल और उसका जो एडिटोरियल साइड है, तो उसके बनाने में इन्वेंटर है, वो एक तरह से पायोनियर व्यक्ति है। तो इसलिए मुझे खुशी होती है उनको देखकर हरदम जो है। इसलिए केवल नहीं कह रहा हूं क्योंकि आवाज वाला मुझे दिखा रहा है, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा उनका, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव माइंड से थे, लेकिन रियली वो पायनियर है इस फील्ड के, इसलिए मुझे खुशी होती है उनको देख के हरदम। तो दुनिया के अंदर में एक नया डिबेट हुआ, एक नया कंसेप्ट आया। 1980 तक ये डेवलपमेंट, ये 2 मॉडल्स का अल्टरनेटिव मॉडल होगा कि नहीं होगा, ये डिस्प्यूट चल रहा था। क्या डिस्प्यूट था? कि क्या डेमोक्रेसी का मॉडल अच्छा है या कम्युनिज्म का मॉडल अच्छा है? क्या डेमोक्रेसी के साथ वेलफेयर स्टेट का मॉडल अच्छा है, कल्याणकारी राज्य का मॉडल अच्छा है, या कम्युनिज्म का मॉडल अच्छा है? 1980 में कम्युनिज्म का मॉडल जो है वो फेल हुआ। 1980 में डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट का मॉडल आया। लेकिन आप इसको फाइनल मत मानिए, क्योंकि चाइना अभी फिर से डेमोक्रेसी के मॉडल को चैलेंज कर रहा है दुनिया में। और चाइना ये कर रहा है
कि आपकी डेमोक्रेसी का मॉडल इनकम्प्लीट है। ये चाइना का नया आर्ग्यूमेंट है और दो बातों पे वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और 13 साल में इसका फैसला होने वाला है वर्ल्ड के अंदर में। एक वो कह रहा है कि आप सारे डेमोक्रेसी की बात करते हो, आपने डेमोक्रेसी में किया क्या ये बताओ। दुनिया में 70 करोड़ गरीबों को तो हमने बाहर निकाला है। दुनिया की 60% गरीबी ये चाइना के वजह से कम हुई है दुनिया के अंदर में। चाइना एक बात ये कह रहा है। दूसरी, चाइना ये बात कह रहा है कि अब हम दुनिया की गरीबी को दूर करेंगे और 0% फाइनेंस पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनको चाइना फाइनेंस कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात वो कर रहा है। तीसरी बात वो कर रहा है कि आप डेमोक्रेसी में चुनाव कराते किस लिए हो बोले, आखिर डिस्कशन डिबेट करने के लिए, निर्णय लेने के लिए ही करते हो ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हो बोलता है। उससे ज्यादा कंसल्टेशन तो हम चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी में करते हैं बोलता है। तो एक नया मॉडल का कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया के आगे। 13 साल में फैसला होगा दुनिया किस तरफ जाएगी, ये मैं आज नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलने वाला हूं कि आने वाले 10 साल में फिर दुनिया बड़े पैमाने पे बदलने वाली है। ये आपको पहले ही मैं बताने वाला हूं। इस बात को ध्यान में रखो। और मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कुछ मेरा कैलकुलेशन है जिसके ऊपर में मैं चल रहा हूं। क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं, मेरे लोगों ने बोला कि सर आप अमेरिका क्यों नहीं जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाते हो। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ी मिसकंसेप्ट आ जाती है। 2 किताब पढ़ते हैं और फिर जो है ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ लिया है। तो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि 125वीं जयंती में मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल कॉल दिया था अम्बेडकरिज्म पर लेक्चर देने के लिए, हार्वर्ड और बॉस्टन। लेकिन मैं नहीं गया। ये 14 अप्रैल के कितने कार्यक्रम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते, कनाडा में होते, ब्रिटेन में होते, लोग जाते, यूएन में भी जाकर लोगों ने भाषण दिए, मैं नहीं गया। लोग बोलते सर आप क्यों नहीं जाते, मैं बोला आप जाओ। हमारे कुछ नेता ऐसे भी है कि उनको इंग्लिश नहीं आते, बाहर जाकर हिंदी में भाषण देते। मैं ऐसे नेताओं के विषय में भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा है, लेकिन मैं फॉरेन नहीं जाता हूं, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे कुछ नेता है जिनका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो वहां जाकर हिंदी में भाषण देते हैं। अच्छा बात है, नरेंद्र मोदी का काम कर रहे हैं, हिंदी का प्रचार दुनिया में हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यू सी आई नेवर वेंट टू अमेरिका, आई नेवर वेंट टू यू सी ऑस्ट्रेलिया और यूके और कनाडा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं ये आंदोलन को भारत में बड़ा नहीं बनाऊंगा, मेरे को विदेश में जाने का कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपकी ताली कम बजे, मुझे मालूम है, आपको चांस मिला तो आप अभी जाओगे, मुझे मालूम है। आप ताली जो कम क्यों बज रही मुझे मालूम है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन आपको नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत लोगों को यह नहीं मालूम कि देश में, दुनिया में जो कोई नहीं सोचता है वो विजय मानकर सोचता है। ये अभी तक लोगों को नहीं समझा है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा हूं, क्यों मैं कनाडा नहीं जा रहा हूं। आप तो जापान भी जाते, मैं जापान भी नहीं जा रहा हूं। उसके पीछे कारण है, अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ तो चाइना सुपर पावर बनने वाला है 2030 तक। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं और रिकॉर्ड करके रख लो। आपको 13 साल के आगे की भविष्यवाणी बता रहा हूं कि यदि तीसरी विश्व युद्ध नहीं हुआ तो चाइना सुपर पावर बनेगा नंबर 1। 2030 में चाइनीज इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी से बड़ी होगी। 2040 तक चाइना का मिलिट्री पावर यूएस के मिलिट्री पावर से ज्यादा होगा। चाइना नंबर 1 होगा, यूएस नंबर 2 होगा, उसके बाद यूएस नंबर 3 पे आएगा, इंडिया नंबर 2 पे जाएगा। नई बात ताली बजे आपकी, मैं जानता हूं आपको नहीं समझेगा। आपको लग रहा है हमारा कंट्री यार नंबर 2 पे आएगा तो हमारा क्या हाल होगा, रिजर्वेशन बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं जानता हूं वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड रिजर्वेशन, बियॉन्ड SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, पर मैं ये मानता हूं, मैंने ऐसा कहा कि अगर चाइना नंबर 1 होता है, अमेरिका नंबर 2 होता है, बाद में अमेरिका नंबर 3 होगा, इंडिया नंबर 2 जाएगा अगर युद्ध नहीं हुआ तो, और भारत में हम नंबर 1 होंगे। हम भारत में नंबर 1 होंगे, भारत नंबर 2 होगा, तो 2030 और उसके आगे दुनिया को मानवता का रास्ता ये इंडिया दिखाएगा और इंडिया से एम्बस दिखाएगा ये रास्ता। तो इसलिए जो है मैं शॉर्ट कम काम नहीं करता। 27 साल हो गए पढ़ रहा हूं और अभी भी पढ़ रहा हूं। मेरे बैग में अभी भी बुक है, अभी भी बुक रखी हुई है। कुरान भी इन्होंने, हमारे साथी ने प्रेजेंट दी, मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली रिसीव किया।
क्योंकि मैं इस्लाम को इगैलिटेरियन और मानवतावादी रिलीजन मानता हूं। मैं इस्लाम को मानवतावादी रिलीजन मानता हूं, एक अच्छा रिलीजन मानता हूं। जो है बाकी भी रिलीजन है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम यहां से पैदा नहीं हुए, उसके मुंह से पैदा हुए। तो मैं इसका भी रिसर्च कर रहा हूं कि यार उसके मुंह से पैदा कैसा होता है, ये तो बताओ। तो ये भी रिसर्च मेरा चल रहा है, लेकिन वो रिसर्च पे मुझे कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन दुनिया के बाकी जो सारे रिलीजन है वो अच्छे रिलीजन है, और मैं साइंस को मानता हूं, मैं ह्यूमैनिज्म को मानता हूं, मैं मॉरलिटी को मानता हूं। इसलिए मैं दो बातें बोलने लग गया हूं। 27 साल पढ़ते पढ़ते भारत की पहली, दूसरी, तीसरी नंबर की लाइब्रेरी आज बनाई है, एक दिन में नहीं बनाई है। 27 साल हो गए इसको पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों को डर लग गया है कि ये इंसान ज्यादा पढ़ गया है, और उनको डर लग रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। मैं उनको और डराते रहूंगा इंडिया में, मैं उनको और डराते रहूंगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद भारत की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी और मैं 20 साल यदि और जिंदा रहूंगा तो भारत के सबसे स्टडीड आदमी में, दुनिया के सभी सबसे स्टडीड आदमी में मेरा नाम होगा। और किसका नाम होगा ये आप डिसाइड कर लो, लेकिन मेरा नाम जरूर होगा। और विजय मानकर को उधर आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकना है तो आपको मुझे खत्म करना पड़ेगा, एक ही रास्ता आपके पास में, आपको मुझे मिटाना पड़ेगा फिजिकली। अगर आप फिजिकली नहीं मिटा सके तो किसी के माई के लाल में ये औकात नहीं है भारत के अंदर कि वो विजय मानकर को इंडिया में और वर्ल्ड में रोक। तो इसलिए 27 साल हो गए इसको पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया का हो गया हूं। इंसानियत के बीच का फर्क मिट गया है, धर्मों का फर्क मिट गया है, जातियों का फर्क मिट गया है, राष्ट्रों का फर्क मिट गया है। मैं जानता हूं कि इंसान कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, वो इंसान है, ये बात मैं जानता हूं। और इसलिए मैं आजकल एक बात बोलने लग गया हूं, आई एम ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज। आई एम ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज। लोग कहते पहले मैं हिंदू हूं, क्रिश्चियन हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, बुद्धिस्ट हूं या इंडियन हूं। मैं कहने लग गया हूं आई एम ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज। दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी, उसको मैंने एक्सेप्ट किया पहले से, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, इंडियन लास्ट, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करता हूं, बट आई एम अ श्रमणाइट, आई एम एन अम्बेडकराइट, आई एम अ बुद्धिस्ट। आई एम अ श्रमणाइट, आई एम एन अम्बेडकराइट, आई एम अ बुद्धिस्ट। तो दुनिया भर की बातें पढ़ते पढ़ते ये बात ध्यान में आई, अगर इंडिया नंबर 2 पे आएगा और हम इंडिया में नंबर 1 या 2 पे रहेंगे तो भारत को ही हम बदल नहीं सकते, प्रबुद्ध भारत ही नहीं बना सकते, प्रबुद्ध विश्व की दिशा में भी हम चल सकते हैं। ये बड़ा टारगेट लेकर जो है हमको चलना पड़ेगा। शॉर्ट विजन रखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, शॉर्ट विजन रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो 1980 के बाद ये मॉडल है, ये एक बड़ा बदलाव आया। 1945 में दुनिया में संयुक्त राष्ट्र बना, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनाया। 1948 में ह्यूमन राइट्स आए, फंडामेंटल राइट्स से आगे ह्यूमन राइट्स आए। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ा है, हमारे बीच में एडवोकेट्स है, भारत के दुनिया के लोग हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? नेचुरल राइट्स, फ्रॉम नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स टू फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स to human rights. What is the difference? You can claim the fundamental rights only against the state. You cannot claim the fundamental rights against the private sector, against the private entities or the non-state actors. That is the limitation of fundamental rights. और इसलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो ये मेरे राइट टू लाइफ का वायलेशन करती है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करती है, अनटचेबिलिटी को प्रपाउंड करती है। और मैं जब सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं तो सुप्रीम कोर्ट उसको बैन नहीं करेगा। क्यों बैन नहीं करेगा? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट अ नॉन स्टेट एक्टर। आरएसएस इज अ नॉन स्टेट एक्टर।
प्राइवेट सेक्टर में इतना भेदभाव है। आज आप उठा के देख लो, मुस्लिम कम्युनिटी के साथी प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेंगे, SC/ST के लोग नहीं मिलेंगे, OBC के लोग नहीं मिलेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कल केस डालो कि हमारे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करती है, राइट टू लाइफ का वायलेशन करती है, सुप्रीम कोर्ट आपको रेमेडी नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स, अगेंस्ट द प्राइवेट सेक्टर। बट ह्यूमन राइट्स कैन नॉट ओनली बी क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, but they can also be claimed against the private sector and the non-state actors. This is the beauty of human rights. So therefore, human rights are much bigger rights than the fundamental rights. और इसलिए भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक दुनिया का बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं। किसी समय में हमारा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, आज बेस्ट नहीं है। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह बताता हूं क्योंकि जब हमने संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों को रेटिफाई किया, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को, उसके बाद भारत की संसद को अमेंड करके संविधान में इसको पार्ट 3 में लाना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। थर्ड जनरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द कलेक्टिव राइट्स, राइट्स ऑफ आदिवासीज, इंडिजिनियस पीपल, राइट टू एनवायरमेंट, दीज आर ऑल थर्ड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स। तो भारत के अंदर में भारत की संसद ने भारत के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है कि हमने संयुक्त राष्ट्र में जाकर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों को तो रेटिफाई किया, पर उसको हमारे संविधान में नहीं लाया। इसलिए आज यदि मैं प्राइवेट सेक्टर में भेदभाव हो रहा है, मैं जाता हूं, मुझे कोई रेमेडी नहीं है। मैं अगर मेरे फ्लैट में मुस्लिम कम्युनिटी को घर नहीं देते, मैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, रेमेडी के लिए मेरे पास कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। मुझे जमीन नहीं है, मुझे रेमेडी नहीं है। मुझे नौकरी नहीं है, मुझे रेमेडी नहीं है। मुझे जॉब नहीं है, मुझे रेमेडी नहीं है, इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। वो इसलिए इफेक्टिव रेमेडी नहीं है क्योंकि हमने सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दुनिया में 1945, 1948 के पहले, 1966 के पहले इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट इमर्ज नहीं हुई थी। दुनिया नेशन स्टेट्स तक सीमित थी, फंडामेंटल राइट्स तक सीमित थी। वो बाद में जाके इंटरनेशनल लॉ तक आई, ह्यूमन राइट्स तक आई। ये दुनिया के 1000 साल में सबसे बड़ा बदलाव था, जिस बदलाव को भारत में हमने नोटिस नहीं किया। 2001 में दुनिया का पहला प्लान बना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अभी दूसरा यूनिवर्सल प्लान बना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दुनिया में पहली बार 17 गोल्स को लेकर, 167 टारगेट्स को लेकर संयुक्त राष्ट्र में लोगों ने कहा कि नहीं, ये मिनिमम बातें, इसको करना पड़ेगा तभी धरती बचेगी, अदरवाइज धरती बचने वाली नहीं है। 2006 में सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया इज आवर मीडिया, सोशल मीडिया इज पीपल्स मीडिया। सोशल मीडिया एक अच्छा मीडिया है, लेकिन ध्यान रखिए, साइकोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे से ज्यादा यदि आप डेली इस पर यूज कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकेट्रिस्ट लोग कह रहे हैं अच्छा मीडिया है। सोशल मीडिया प्रचार के लिए होता है, ओपिनियन के लिए नहीं होता है, डिस्कशन डिबेट के लिए नहीं होता है। इसको बात को समझो। और सोशल मीडिया में जाकर आप नॉलेज नहीं मिला सकते, इस बात को भी समझो। यदि नॉलेज मिलाना है, सही में किसी को मिलाना है, तो आपको आंखें गलाना पड़ेगा। क्या गलाना पड़ेगा? आंखें गलाना पड़ेगा। यदि नॉलेज मिलाना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। हो सकता है आगे आ जाए कि आपके एक चिप में आ जाए और मेरा ब्रेन लेके आपके ब्रेन में डाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, साइंस ऐसा इन्वेंशन करेगा, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक कोई शॉर्टकट नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया से प्रचार हो सकता है, नॉलेज एक्वायर नहीं हो सकता। तो ये एक बात को, डिफरेंस को हमें समझना चाहिए। 2006 में सोशल मीडिया आया, 2007-8 में फिर ग्लोबलाइजेशन का क्राइसिस आया कि क्या कैपिटलिज्म का भूमंडलीकरण का मॉडल सही है या गलत है। इस तरह से यूएन चार्टर से, इंटरनेशनल लॉ से लेके ह्यूमन राइट्स 4866, फॉल ऑफ कम्युनिज्म, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट ग्लोबल प्लान ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सेकंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड क्राइसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पिछले 70 सालों में दुनिया जो 1000 साल में नहीं बदली,
वो पिछले 70 साल में बदली। 1950 के पहले ना ग्लोबलाइजेशन, 1945 के पहले ना इंटरनेशनल लॉ था, ना ह्यूमन राइट्स था, ना ग्लोबलाइजेशन था, और साथ में आज हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पहुंच गए हैं। आज 4थी औद्योगिक क्रांति में हम पहुंच गए हैं, जहां इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, जहां इंसान जो है एआई के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है। तो ऐसे समय में 70 साल में दुनिया 7 बार बदली है। पिछले 1000 साल में दुनिया में मेजर बदलाव आया, और हम सोचते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको सफलता क्यों नहीं मिलती, हमको चेंज क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए चेंज नहीं मिलता क्योंकि हम एक मार्ग से, एक विचार से एक्शन करते हैं और दुनिया बदल जाती है, फिर हम दूसरे मार्ग से जाते हैं, दुनिया बदल जाती है। इसलिए दुनिया में किसी एक मार्ग से मानव मुक्ति नहीं होगी। अगर दुनिया में मानव को मुक्त करना है तो दुनिया में जितने अच्छे विचार हो, मार्ग हो, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन दुनिया में किसी भी एक फिलॉसफर, एक आइडियोलॉजी या एक मूवमेंट या दुनिया में किसी भी एक धर्म के रास्ते से मानव दुखों का निवारण नहीं होगा। इसके लिए अनेक अंगों मग्गों का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, अनेक अंगों मग्गों का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और मैं तमाम विचारधाराओं को, महापुरुषों को, आइडियोलॉजीज को रिस्पेक्ट करते हुए, तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करते हुए, मैं ये चाहूंगा कि जब मैं किताब लिखूं 2019 के बाद, तो पूरे दुनिया के धर्म के लोग और आइडियोलॉजी और मूवमेंट के लोग मेरे बुक के ऊपर में धर्मों को, विचारधाराओं को टेस्ट करें और दुनिया में ये प्रूव हो कि क्या अनेक अंगों मग्गों ये मैनी लॉज ऑफ यूनिवर्स है या नहीं है, ये मैनीफोल्ड पाथ है या नहीं है। ये बात को हमें समझना होगा। इसलिए संघ एम्बस के ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स को पढ़ाई करना होगा। बगैर पढ़ाई के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। त्याग करना होगा। पढ़ाई करके, त्याग करके अपने जीवन की जो अच्छी बातें हैं उसको समाज के लिए देना पड़ेगा, हमारे कंट्री के लिए देना पड़ेगा, मानवता के लिए देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि संघ एम्बस के ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स उस तरह बने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें यदि हम त्याग करके, तपस्या करके, अगर हम अपने ज्ञान को मिलाएं, अपने जीवन में जो अच्छी बातें हैं वो समाज को दे, वो हम दुनिया को दे, हम मानवता को दे, अपने राष्ट्र को दे, तो इंडिया ग्रेट हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अंबेडकरिज्म से प्रबुद्ध भारत निर्माण हो सकता है, अंबेडकरिज्म से न्यू इंडिया बन सकता है, अंबेडकरिज्म से एनलाइटेंड इंडिया बन सकता है। अंबेडकरिज्म दुनिया में मानव को एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देता है, और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में अंबेडकरिज्म के साथ साथ दुनिया को अब मैनीफोल्ड पाथ की जरूरत है, अनेक अंगों मग्गों की जरूरत है। और इसलिए मैंने एक स्लोगन को जो है एक्सपांड किया है। वो एक्सपांडेड स्लोगन है, 21वीं शताब्दी अंबेडकरिज्म की होगी, 21वीं सदी अंबेडकरिज्म की होगी, देश और दुनिया हमारी होगी, देश और दुनिया हमारी होगी। ये एक स्लोगन हम लोग लगाते आए हैं। इसके साथ मैंने आपको दूसरा स्लोगन दिया है, तीसरी त्रय शताब्दी, दैट इज द थर्ड मिलेनियम। तीसरी त्रय शताब्दी अनेक अंगों मग्गों की होगी, तीसरी त्रय शताब्दी अनेक अंगों मग्गों की होगी। दुनिया में विजय, दुनिया में विजय हमारी होगी, दुनिया में विजय हमारी होगी, दुनिया में विजय हमारी होगी। ये मैनीफोल्ड पाथ, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये मैनीफोल्ड पाथ, इसका किसी विचारधारा से लेना देना नहीं। ये अपने आप में एक साइंटिफिक पाथ है, ये एक विज्ञान है जो मैनी लॉज ऑफ यूनिवर्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। जो पूरा यूनिवर्स है, टाइम स्पेस है, उसके साथ में गैलेक्सीज है, उसके साथ में ये पूरा बिग बैंग तक, या बिग बैंग से लेके क्या ये एक यूनिवर्स है या मल्टीवर्स है, ये भी हमको आज नहीं मालूम। तो जो साइंस के लॉज है उसके आधार पे मैंने अनेक अंगों मग्गों का साइंटिफिक प्रिंसिपल रखा है। इसका किसी धर्म से, किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हर धर्म को और हर विचारधारा को
हर सॉल्यूशन को इस पर टेस्ट किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए, महामानव हुए, उन्होंने दुनिया को बहुत अच्छा दिया, उन्होंने मानवता को बहुत अच्छा दिया, लेकिन सत्य को जब तक इंसान नहीं समझेगा तब तक दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिटेगा। सत्य को जब तक नहीं समझेगा तब तक दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिटेगा। और सत्य को समझना है, एक छोटा एग्जांपल बताता हूं आपको। एक सिंपल लाइट है, ये लाइट है, लेकिन इस लाइट में हमने किसी को भगवा कलर का चश्मा पहनाया, किसी को ग्रीन कलर का पहनाया, किसी को व्हाइट कलर का पहनाया, किसी को रेड कलर का पहनाया और किसी को ब्लू कलर का भी पहनाया। तो ये सिंपल लाइट है, उसको वो कलर में लाइट दिखेगा, उसको वो कलर में लाइट दिखेगा। लेकिन सत्य यह है कि लाइट का कलर कुछ और है, ना वो ब्लू है, ना वो ग्रीन है, ना वो रेड है, ना वो भगवा है, ना वो व्हाइट है। लाइट का ओरिजिनल कलर कुछ और है। तो इसलिए दुनिया में जितने भी अच्छी विचारधाराएं हुई, जितने भी अच्छे धर्म हुए, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं और सब महामानवों को प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया में इंसान को जब तक सत्य नहीं समझेगा, उसको कोई विचारधारा और कोई धर्म लिबरेट नहीं कर सकता। कोई विचारधारा और कोई धर्म लिबरेट नहीं कर सकता। और ये सत्य को साइंस के आधार पर आपको समझना होगा, स्लोगन के आधार पर नहीं, डॉगमेटिज्म के आधार पर नहीं। तो इसलिए ये मेरा नया इन्वेंशन है, इसका साइंटिफिक पहलू है, लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू ये है कि यदि हम अलग अलग सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, जैसे व्यवहारिक बात आपको बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, पर्सनल लॉ है, फिजिकल लॉज है, इकोनॉमिक्स के लॉज है, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है साइंस में, तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। वेरियस लॉज है दुनिया में, दुनिया लॉज से चल रही है और एक लॉज से नहीं चल रही है, अनेक लॉज से चल रही है। ये लॉज को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये लॉज पे हम जब तक सोल्यूशन नहीं लाएंगे और जब तक मल्टीपल सोल्यूशन नहीं लाएंगे, तब तक दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट समाप्त नहीं होगा। हाँ, रिफॉर्मेशन आ सकता है, अच्छाई आ सकती है, लेकिन दुनिया में इंसानियत लिबरेट नहीं होगी। ये मेरा सबसे बड़ा फाइंडिंग है, जो आज संघ के इस मंच से मैं आप लोगों को, सभी धर्मों को, सभी आइडियोलॉजीज को, सभी रिलीजियस फाउंडर्स को, सभी महामानवों को दिल से रिस्पेक्ट करते हुए, जो उन्होंने इंसानियत को अच्छा दिया, उनको रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनको आज साइंस के आधार पर जो है नया रास्ता टेस्ट करने के लिए कह रहा हूं। ये मेरी खोज है, ये मेरा इन्वेंशन है। 2019 के बाद मैं इस पर बुक लिखूंगा, समय मिला तो जरूर बुक लिखूंगा, 3-4 साल का बुक है, लेकिन मुझे बुक लिखने की जल्दी नहीं है। नहीं तो आप कहोगे मानकर साहब को हिमालय भेजो। मैं जानता हूं कि आप कहोगे मानकर साहब को हिमालय भेजो, क्योंकि मैं कह रहा हूं मोदी को हिमालय भेजो। पहले मैं आपका काम करूंगा, भारत में बहुजनों की मुक्ति करूंगा, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, भारत को संवैधानिक लोकतांत्रिक भारत बनाऊंगा और भारत को दुनिया में प्रबुद्ध विश्व की तरफ ले जाऊंगा। ये काम करते करते मेरा जो अपना काम है साइंस का, जो मेरा इन्वेंशन है, उसको मैं लिखूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्ध ने कहा था कि भाई मेरे धम्म को कलाम सूत्र पर टेस्ट करना चाहिए, तो मैं ये चाहूंगा कि अनेक अंगों मग्गो जब लिखा जाएगा तो उसको भी तमाम धर्मों के और विचारधाराओं के सिद्धांत पर टेस्ट किया जाना चाहिए। ये मैं आज जो है अभी से बोल रहा हूं कि दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स लोग, रिलीजियस लीडर्स, फिलोसोफर्स, रेवोल्यूशनरीज, मेरा जब ये बुक आएगा, जब मैं इसको साइंटिफिकली लिखूंगा, तो मैं ये चाहूंगा कि इसको टेस्ट किया जाए और दुनिया में एक बार डिसाइड हो कि कौन से मार्ग से जो है वो दुनिया में इंसानियत का दुख निवारण हो सकता है, दुनिया में सुख और शांति आ सकती है। ये काम हमें करना है, भारत को महान बनाना है, दुनिया को महान बनाना है। इंसान कहीं पर भी हो, वो इंसान है, उसका कल्याण करना है। यही बात को, सत्य को मैं समझा हूं। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोग इस महान कार्य को करेंगे और एक भी क्षण हम लोग जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, कोई चीज डाइवर्ट नहीं करेंगे। 2019 तक हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमको भारत में पहले 15
जो है नंबर में आना है। भारत की डेमोक्रेसी में जो हमने पॉलिटिकल विंग का उदय किया है उसको पहले 15 नंबर्स में लाना है, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज और पॉलिसीज पर काम कर सके। ये पेटिशंस और इलेक्टोरल सिस्टम के लॉज पर काम कर सके। और भी बड़ी बड़ी बातें जो मुझे करना है, जो भारत में संविधान में ह्यूमन राइट्स लाना है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ बनाना है, SC/ST सब प्लान का लॉ बनाना है, OBC के लिए सब प्लान लाना है। इसके साथ में जो है मुझे रिजर्वेशन एक्ट बनाना है। इसके साथ में जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करना है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स को चेंज में लाना है। इसके साथ में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को हमको भारत के अंदर में लाना है। भारत के अंदर में बहुत सारे वो काम हैं जो मुझे करना है। 2019 के बाद जो है जब कुछ शक्ति हम प्राप्त करेंगे तो इसको भारत में गति आएगी। हमको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। वी शुड बी विजिलेंट अबाउट द ब्राह्मणिकल फोर्सेस। हमको ब्राह्मणिकल फोर्सेस से विजिलेंट रहना है। आउटसाइड एनिमी, इनसाइड एनिमी दोनों से हमको सतर्क रहना है। और आउटसाइड एनिमी, इनसाइड एनिमी से सतर्क रह के हमको अपने आंदोलन को बड़ा करना है, सक्सेसफुल करना है। और मुझे विश्वास है कि संघ के कैडर्स, सिंपथाइजर्स और ऑर्गेनाइजर्स जो है इस काम को करेंगे। लेकिन आप ये काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोग सैक्रिफाइस नहीं करो। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, जब तक आप अपने नॉलेज को नहीं मिलाओगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, ये काम नहीं कर सकते। अगर आपका लीडर आज यहाँ खड़ा है तो 3 बातों के वजह से खड़ा है। वो किसी के वजह से नहीं खड़ा है इंडिया के अंदर में, और किसी के वजह से खड़ा भी नहीं होगा, और किसी के वजह से गिरेगा भी नहीं। वो खड़ा है तो 3 बातों से खड़ा है। 27 साल की साधना है स्टडीज की। आज मेरे पास अंबानी जैसा धन नहीं है, मोदी जैसी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी विनम्रता से गौरव है कि भारत का सबसे इंटेलिजेंट लीडर जो है वो आपके आगे खड़ा है। ये मेरी कमाई है देश के अंदर, ये मेरी कमाई है। ये नॉलेज, ये मैंने नॉलेज को कमाया है। दूसरी बात मैंने जीवन में त्याग किया है। दूसरी बात मैं जीवन में त्याग किया है। मैं 21 साल का था, तब से सोचता था बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते कि मुझे बड़ा काम करना है। वो बड़ा काम करने के लिए मैं कुछ गवर्नमेंट सर्विस में चले गया, टॉप मोस्ट पोजीशंस में गया। लेकिन मेरा पहले से मानना था कि गवर्नमेंट सर्विस में रह के ये काम नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट सर्विस की जरूरत है। मैं आज भी कहता हूं रिजर्वेशन की जरूरत है और होना चाहिए, लेकिन रेवोल्यूशन रिजर्वेशन क्लास नहीं ला सकता। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। रिजर्वेशन क्लास जो है रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। ये काम करने के लिए पावर और पोस्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। पावर और पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, पोस्ट और पैसे को छोड़ना पड़ेगा। इसकी जो मानसिकता आपके अंदर आ गई है रिजर्वेशन क्लास वालों के अंदर, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब आप जंगल के आदिवासी के दुख को फील करोगे, जब शहर में रहने वाले झोपड़पट्टी के गरीब इंसान के दर्द को फील करोगे, जब इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर के दर्द को फील करोगे और अमीर के भी दर्द को फील करोगे, तब जाके आप अम्बेडकराइट बन सकते हो। तब तक आप अम्बेडकराइट नहीं बन सकते। तो दूसरी चीज जिसके आधार पे मैं खड़ा हूं वो त्याग है। पहली चीज जिस पर मैं खड़ा हूं वो नॉलेज है। दूसरी चीज जिस पर मैं खड़ा हूं वो त्याग है। तीसरी चीज जिस पर मैं खड़ा हूं वो मेरा हार्ड वर्क है। आज मैं जो यहां तक आया सिर्फ हार्ड वर्क करके आया। ये रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको महान बनना है, आपको लीडर बनना है, तो देवदत्त मत बनो, जमाली मत बनो। यदि आपको बनना है तो मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको कि बुद्ध बनो, बाबा साहब बनो, वो आप डिसाइड करो बनना या नहीं बनना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारत का सबसे इंटेलिजेंट और एनलाइटेंड लीडर आज आपके आगे खड़ा है। कम से कम कोशिश करो कि विजय मानकर जैसा तो आप बन सकते हो अगर चाहो तो ये जो है, जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, जब तक धर्म का फर्क आपके माइंड में रहेगा, जब तक जाति का फर्क आपके माइंड में रहेगा, जब तक राज्यों का फर्क आपके माइंड में रहेगा, तब तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे। एम्बस ये एक जाति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक धर्म का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक जिले का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मूल निवासी बहुजन समाज का ऑर्गेनाइजेशन है। ये केवल कर्मचारियों का भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरे मूल निवासी बहुजन समाज का ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे भारत के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है।
ये एक जाति के, एक धर्म के, एक जिले के, एक स्टेट के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस आंदोलन का लीडर हूं। एम्बस और उसके तमाम मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ये पूरे भारत के लोगों के बनेंगे और विश्व के लोगों के बनेंगे। ये मेरी गिफ्ट होगी दुनिया को और देश को। मैं इसको एक जाति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने दूंगा, एक जिले का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने दूंगा, एक स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन, एक धर्म का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने दूंगा। और जिनको अपने जाति, जिले का, धर्म का, स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, उनकी जगह एम्बस में नहीं है। वो अपनी जगह जहां चाहे वहां ढूंढ सकते हैं। उनके लिए रास्ता खुला है, वो अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये अब 130 करोड़ भारतीयों का आंदोलन है एरियल एंटीना को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत को नहीं मानते। अदरवाइज हमको उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन इंसानियत को मान लेंगे, हमको उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए भारत के 130 करोड़ लोगों का आंदोलन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ये अब भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ऑलरेडी सबसे कम समय में बाबा साहब अंबेडकर के बाद ये भारत के 18 राज्यों में गया। पैन इंडिया मूवमेंट, पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ये बना और अब ये भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और जब ये काम होगा तब जाके भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, प्रबुद्ध राष्ट्र बनेगा और दुनिया प्रबुद्ध बनेगी। ऐसा विजन रखते हुए, ऐसी महान और उदात्त भावना रखते हुए कि आओ हम सब भारतीयों के लिए ये कार्य करें, सारे इंसानों के लिए ये कार्य करें, ताकि बाबा साहब बुद्ध से जो हम अच्छी बातें सीखे हैं, या हम और भी बहुत सारे ग्रेट रिलीजियस लीडर से कुछ अच्छी बातें सीखे हैं। पैगंबर जी होंगे, जीसस होंगे, कन्फ्यूशियस होंगे, महावीर होंगे, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ताओ होंगे। भले हम उनको एज अ धर्म मानते हो या ना मानते हो, ये हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर उन्होंने भी अच्छी बातें बताई है दुनिया को। आओ हम दुनिया में ये काम करें और भारत को महान बनाएं, दुनिया को महान बनाएं। ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात को फिर कहता हूं कि अंबेडकरिज्म से बहुजन समाज मुक्त होगा, प्रबुद्ध भारत बनेगा और नया भारत बन सकता है, दुनिया प्रबुद्ध विश्व हो सकती है। अंबेडकरिज्म के साथ अनेक अंगों मग्गों के रास्ते से हमको चलना होगा और ये काम करना होगा और ये काम टाइम बाउंड करना होगा। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय शाहू, जय अय्यनकाली। और मैं भारत के अंदर में मुस्लिम लीडर्स का भी नाम जो है मैं समझता हमीद अहमद दलवाई जी जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे। हमारे जो है हमीद अहमद दलवाई जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, या जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, सर सईद अहमद खान, वो बहुत प्रोग्रेसिव लीडर्स थे। उनको भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और आज क्योंकि ये कल्चरल प्रोग्राम है, 10 बजने की तरफ आए हैं, जाते जाते एक बात कहूंगा, जो मेरा दूसरा रिसर्च है कि बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे, वो नागवंशी थे, वो आदिवासी थे। इसका मैंने दूसरा रिसर्च किया है, जिसके ऊपर मैं 2019 के बाद में बुक लिखूंगा। बुद्धिज्म इज नॉट द रिलीजन ऑफ द आर्यंस, बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ द इंडिजिनस पीपल। तो मैं हिस्ट्री में, कल्चर में इसको करेक्ट करूंगा। और जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए लड़े, वो हमारे नायक है, उस तरह मेरा और एक नायक है जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं। बाकी सभाओं में मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज की सोशो कल्चरल सभा है इसलिए मैं ले सकता हूं। सोशो पॉलिटिकल में लेने के लिए मौका नहीं मिलता है, आज की सोशो कल्चरल है इसलिए ले सकता हूं। जय वृत्ति। वृत्ति, वृत्ति कौन था? वृत्ति जैसे बाबा साहब लड़े गांधी से, बाबा साहब लड़े नेहरू से, बाबा साहब लड़े पटेल से, बाबा साहब लड़े हिंदू महासभा से, बाबा साहब लड़े अंग्रेजों से हमारे लिए और इंडिया को महान बनाने के लिए। उस तरह 3500 साल पहले आर्यों से सबसे पहले लड़ने वाला, इंद्र से सबसे पहले लड़ने वाला लीडर वृत्ति था। वृत्ति, इसलिए वो भी मेरा नायक। और जब तक वृत्ति जिंदा था, आर्य भारत को नहीं जीत सके, वैदिक ब्राह्मणिज्म रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं हो सका। तो जय भीम, जय वृत्ति, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध राष्ट्र, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड, जय प्रबुद्ध विश्व। थैंक यू।